हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन। और इस चैप्टर में से काफ़ी क्वेश्चन बोर्ड्स में और नीट एग्ज़ाम में जो है पूछे जाते हैं। तो इसका हम लोग लाइव सेशन कर रहे हैं। तो जेनेटिक्स और इवोल्यूशन बेसिकली इसमें मेंडल्स के लॉज वगैरह जो है जेनेटिक्स से रिलेटेड, और पी प्लांट पे एक्सपेरिमेंट है या उस पर एक्सपेरिमेंट है, फ्रूट फ्लाई पे एक्सपेरिमेंट है, इन सब चीज़ों के बारे में, डीएनए और आरएनए, ठीक है, इन सब चीज़ों के बारे में इस यूनिट में बताया गया है। और इसमें हमारे 3 चैप्टर आते हैं: प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस और इवोल्यूशन। ये 3 चैप्टर हमारे इस जेनेटिक्स और इवोल्यूशन में आते हैं, ठीक है, इस यूनिट में आते हैं। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे मेंडल के वर्क के बारे में ना, कि मेंडल ने किस तरह से वर्क किया ना। मेंडल का वर्क क्या था, और अदर्स हु फॉलोड हिम गेव अस एन आइडिया ऑफ इनहेरिटेंस पैटर्न्स, ठीक है। तो मेंडल का वर्क क्या था, और जो उन्होंने उनको जिन लोगों ने उनको फॉलो किया, दोबारा से रिसर्च की, तो उन्होंने कैसे इनहेरिटेंस का पैटर्न बताया था, इन सब चीज़ के बारे में देखना है हमको। अच्छा, जब मेंडल ने इस सब पे रिसर्च कर रहे थे, यानी जेनेटिक्स पे और इनहेरिटेंस पे रिसर्च कर रहे थे जब, तो उन्होंने फैक्टर बोला था, ठीक है। तब जीन टर्म क्लियर नहीं था, उस टाइम पे इतनी माइक्रोस्कोपिक डेवलपमेंट नहीं हुई थी, ठीक है, डिस्कवरी नहीं हुई थी। तो इस वजह से उन्होंने जीन की जगह फैक्टर बोला था, जो इन ट्रेड्स को, इन कैरेक्टर्स को कंट्रोल करते हैं, एक पेरेंट्स से डॉटर्स में या जनरेशन में लेकर जाते हैं। तो उसको उन्होंने फैक्टर्स बोला। और ये किसको डिटरमाइन करते हैं, फिनोटाइप को। ये फिनोटाइप को डिटरमाइन करते हैं। ये फैक्टर होते हैं, ये क्या करते हैं, फिनोटाइप को डिटरमाइन करते हैं। अच्छा, लेकिन ये चीज़ बहुत क्लियर नहीं हो पाई थी, वॉज नॉट वेरी क्लियर, ठीक है। बहुत ज़्यादा मेंडल के रिसर्च में तो क्लियर थी, लेकिन जब उसके एक्सेप्शन वगैरह भी निकल गए तो बहुत ज़्यादा फिनोटाइप को डिटरमाइन करने वाली जो करेक्टरिस्टिक्स थी फीचर की या जीन की, वो क्या नहीं हो पाई थी, क्लियर नहीं हो पाई थी। फैक्टर्स जो होते हैं ये जेनेटिक बेसिस को बताते हैं, इनहेरिटेंस के जेनेटिक बेसिस को बताते हैं ना, किस तरह से जो है इनहेरिटेंस हुआ है। और जेनेटिक मटेरियल के स्ट्रक्चर, ठीक है, और स्ट्रक्चर बेसिस ऑफ द जीनोटाइप एंड फिनोटाइप, जीनोटाइप और फिनोटाइप के स्ट्रक्चर बेसिस को भी बताते हैं। तो जेनेटिक मटेरियल जो है, जेनेटिक मटेरियल का स्ट्रक्चर जो होता है, और जीनोटाइप और फिनोटाइप का कन्वर्जन जो है ना, ये सब चीज़ें कौन बताता है। जब हम लोग जेनेटिक बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस के बारे में पढ़ते हैं तो हम लोग को अच्छे समझ में आता है कि जेनेटिक मटेरियल का स्ट्रक्चर कैसा है, या फिनोटाइप कन्वर्जन और जीनोटाइप कन्वर्जन किस तरह से हो रहा है। तो ये सब चीज़ें हमें इससे पता चलती हैं। इसके बाद क्या है, अ, इसके बाद जब हम लोग देखते हैं कि वॉटसन, क्रिक, नीरनबर्ग, खुराना, कॉर्नबर्ग, ठीक है, बेंजर, मोनार्ड, ब्रेनर ना, ये बहुत से साइंटिस्ट हैं जिन्होंने डिस्कवरी की अलग अलग जेनेटिक्स के अलग अलग फील्ड में अलग अलग डिस्कवरी की है ना। तो ये डिफरेंट साइंटिस्ट हैं। और इसके बाद एक और चीज़ देखने को मिलती है, इवोल्यूशन। जब जेनेटिक्स के बारे में पढ़ते हैं उसके साथ ही हम लोग इवोल्यूशन के बारे में पढ़ते हैं। और इसके अलावा जेनेटिक्स, स्ट्रक्चरल बायोलॉजी, बायो इन्फॉर्मेटिक्स, ये भी बहुत से एरिया होते हैं जिसके बारे में हम लोग को पढ़ना होता है। तो अभी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पे जेनेटिक्स के साथ। और इसमें सबसे पहले जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक के बारे में थोड़ा सा दिया हुआ है, तो इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक जो होते हैं। तो जेम्स ड्यूई वाटसन, ठीक है, ये शिकागो में इनकी बर्थ हुई थी ना, 6 अप्रैल 1928 में। तो जेम्स ड्यूई वाटसन जो है शिकागो में 6 अप्रैल 1928 में इनकी बर्थ हुई। और 1947 में इन्होंने बीएससी, 1947 में 1947, ठीक है, 1947 में इन्होंने बीएससी की डिग्री जूलॉजी में बीएससी लिया था। तो 1947 में इन्होंने जूलॉजी में बीएससी की डिग्री की। और ड्यूरिंग दीज ईयर्स हिज इंटरेस्ट इन बर्ड वॉचिंग हैड मैच्योर्ड इनटू अ सीरियस डिज़ायर
टू लर्न जेनेटिक्स। ठीक, तो जूलॉजी में इन्होंने बीएससी की डिग्री ली। ड्यूरिंग दीज ईयर्स हिज इंटरेस्ट इन बर्ड वॉचिंग। ठीक है, तो बर्ड वॉचिंग में इनका इंटरेस्ट था, मतलब बर्ड्स वगैरह भी ये चर्च अपनी इन्होंने की, और जेनेटिक्स वगैरह पे भी रिसर्च की। तो जेम्स डी वॉटसन जो है, ठीक है, जेम्स डी वॉटसन शिकागो के थे ये। 6 अप्रैल 1928 में इनकी बर्थ हुई ना। 1947 में इन्होंने जूलॉजी में बीएससी की डिग्री ली, और यानी बैचलर ऑफ साइंस की, और बर्ड वॉचिंग वगैरह बर्ड पे इन्होंने रिसर्चेस की, उनको ऑब्जर्व किया। जेनेटिक्स में भी इन्होंने रिसर्च की, और इसके लिए उन्होंने क्या किया, इंडियाना यूनिवर्सिटी जो थी ब्लूमिंगटन में, ठीक है, ब्लूमिंगटन में इंडियाना यूनिवर्सिटी है ना, तो वहाँ से उन्होंने फेलोशिप ली। ठीक है, जूलॉजी में फेलोशिप ली थी, और पीएचडी की उन्होंने 1950 में। पीएचडी कब की, 1950 में। एक्स रेज पे उन्होंने बैक्टीरियोफेज, ठीक है, बैक्टीरियोफेज मल्टीप्लिकेशन पे, बैक्टीरियोफेज की मल्टीप्लिकेशन पे एक्सरे वगैरह इन्होंने निकाला था। तो 1950 में इन्होंने क्या किया था, पीएचडी की डिग्री ली, और इसके लिए इन्होंने क्या किया, बैक्टीरियोफेज मल्टीप्लिकेशन ना। बैक्टीरियोफेज क्या होता है, एक वायरस होता है बैक्टीरियोफेज, जो बैक्टीरिया को ईट करता है, यानी बैक्टीरिया से अपना न्यूट्रिशन ऑब्टेन करता है। तो बैक्टीरिया से जो है उन्होंने क्या किया, बैक्टीरिया का बैक्टीरियोफेज का एक्सरे ना, बैक्टीरियोफेज का एक्सरे लिया, उसका स्ट्रक्चर वगैरह डिटरमाइन किया 1950 में। फिर वो क्रिक से मिले, और उन्होंने क्या डिस्कवर किया, देयर कॉमन इंटरेस्ट इन सॉल्विंग द डीएनए स्ट्रक्चर। ठीक, क्रिक से मिले और उन्होंने डीएनए स्ट्रक्चर का उसमें इंटरेस्ट वगैरह, डीएनए स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कवरी की। तो क्रिक से मिले और उन्होंने डीएनए स्ट्रक्चर की भी डिस्कवरी की। देयर फर्स्ट सीरियस एफर्ट वाज अनसेटिस्फैक्ट्री, देयर सेकेंड एफर्ट बेस्ड अपॉन मोर एक्सपेरिमेंट। अच्छा, इन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट भी यहाँ पे किए, जिसमें न्यूक्लिक एसिड लिटरेचर, ठीक है, न्यूक्लिक एसिड के बारे में भी इन्होंने लिखा। और 1953 मार्च 1953 में कॉम्प्लीमेंट्री डबल हेलिकल कॉन्फ़िगरेशन इसका प्रपोजल दिया, यानी डीएनए के स्ट्रक्चर का प्रपोजल इन्होंने दिया। तो क्रेक जो थे ना, क्रिक क्रिक जो थे, इन्होंने डीएनए के स्ट्रक्चर के लिए काफ़ी जो है एक्सपेरिमेंट्स वगैरह किए, और मार्च 1953 में इन्होंने जो है क्रिक ने इसका स्ट्रक्चर बताया, और इसका डबल हेलिकल कॉन्फ़िगरेशन जो था, कॉम्प्लीमेंट्री कॉन्फ़िगरेशन, उसका स्ट्रक्चर प्रपोज किया। फ्रांसिस हैरी क्रॉम्पटन क्रिक, इनकी बर्थ कब की, 8 जून 1916 की, और ये नॉर्थहैम्पटन इंग्लैंड के हैं। तो फ्रांसिस हैरी क्रॉम्पटन क्रिक जो है, एक मिनट उसको, जहाँ पे आपको दिख रहे होंगे ये वॉटसन और ये क्रिक, यहाँ पे दोनों बने हुए हैं, वॉटसन और क्रिक। तो फ्रांसिस हैरी क्रॉम्पटन क्रिक जो है ना, तो ये 8 जून 1916 में, ठीक है, 8 जून 1916 में इनकी बर्थ हुई। फ्रांसिस हैरी, इनका क्या नाम था, फ्रांसिस क्रिक ना, या इसको हम लोग फ्रांसिस हैरी क्रॉम्पटन क्रिक, ये पूरा नाम इनका लेके चलते हैं, फ्रांसिस हैरी क्रॉम्पटन क्रिक। 8 जून 8 जून 1916 में, ठीक है, और नॉर्थहैम्पटन इंग्लैंड के ये थे ना, नॉर्थहैम्पटन इंग्लैंड के थे। इन्होंने फिज़िक्स से जो है, ठीक है, फिज़िक्स यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन, यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन में फिज़िक्स से स्टडी की अपनी, और 1937 में बीएससी की, और पीएचडी इन्होंने 1954 में पीएचडी किया। तो 1954 में पीएचडी किया। फिर इन्होंने क्या किया, एक्सरे डिफ्रैक्शन किया, ठीक, एक्सरे डिफ्रैक्शन पे स्टडी की, पॉलीपेप्टाइड्स और प्रोटीन्स पे। तो इन्होंने एक्सरे डिफ्रैक्शन पे भी स्टडी की, पॉलीपेप्टाइड्स और प्रोटीन्स में। तो 1954 में पीएचडी, 1954 में पीएचडी इन्होंने कंप्लीट की, और एक्सरे डिफ्रैक्शन यानी पॉलीपेप्टाइड्स और प्रोटीन्स पे इन्होंने तो क्या रिसर्च की।
तो ये इनके बारे में, फ्रांसिस क्रिक के बारे में, कि 8 जून 1916 में इनकी बर्थ हुई नॉर्थहैम्पटन इंग्लैंड में, और फिज़िक्स से इन्होंने बीएससी की डिग्री फिज़िक्स से ली यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन से, और 1954 में इन्होंने पीएचडी कंप्लीट की, ठीक है, एक्स रे डिफ्रैक्शन वगैरह पर स्टडी की, पॉलीपेप्टाइड्स और प्रोटीन पर। और इसके बाद क्रिक का जो करियर है, ठीक है, वो फ्रेंडशिप विद जेडी वॉटसन ना, क्योंकि जब क्रिक जो है, ठीक है, वो किससे इन्फ्लुएंस थे, जेडी वॉटसन से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे। वॉटसन के फ्रेंड थे, क्रिक और वॉटसन फ्रेंड थे, तो ये दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे। 1953 में इन्होंने साथ मिलकर क्या किया, डबल हेलिकल स्कीम दी, ठीक है, डीएनए एंड एप्लीकेशन स्कीम दी। और इसके बाद क्या हुआ था, ऑनर्स टू वॉटसन विथ क्रिक इंक्लूड द जॉन कॉलिंस वॉरेन प्राइज ऑफ द मशट जनरल हॉस्पिटल 1959, ठीक। तो इनको बहुत सारे वैसे तो अवार्ड मिले हैं, ठीक है। वॉटसन को क्रिक के साथ क्या मिला, जॉन कॉलिंस वॉरेन प्राइज ऑफ द मैशेट जनरल हॉस्पिटल इन 1959, द लास्कर अवार्ड इन 1960 में लास्कर अवार्ड मिला, और रिसर्च कॉरपोरेशन प्राइज 1962 में रिसर्च कॉरपोरेशन प्राइज मिला है, और नोबेल प्राइज फाइनली इनको 1962 में नोबेल प्राइज मिला। तो वॉटसन और क्रिक को, ठीक है, डिफरेंट अवार्ड्स मिले हैं यहाँ पे। वॉरेन प्राइज मोशेट जनरल हॉस्पिटल 1959, लास्कर अवार्ड 1960, रिसर्च कॉरपोरेशन प्राइज 1961, नोबेल प्राइज 1962। तो अभी हमने किसके बारे में पढ़ा, अभी हम लोग पढ़ रहे हैं यहाँ पे वॉटसन और क्रिक के बारे में। वॉटसन और क्रिक के इन्होंने क्या क्या डिस्कवरी की, और वॉटसन और क्रिक ने बेसिकली क्या दिया था, इन्होंने डीएनए का स्ट्रक्चर दिया था, ठीक है, डीएनए का स्ट्रक्चर दिया था। और जनरली इसमें जो टेक्निक यूज़ की थी, एक्सरे डिफ्रैक्शन क्रिस्टलोग्राफी टेक्निक का यूज़ हुआ था, ठीक है। और इन्होंने डीएनए का स्ट्रक्चर दिया, और इसमें इन्होंने डबल हेलिकल स्ट्रक्चर दिया था डीएनए का, और इनको नोबेल प्राइज़ इसके लिए, वहीं से तो बहुत सारे प्राइज़ मिले थे, जॉन कॉलिंस वॉरेन प्राइज़, ठीक है, मशर्स जनरल हॉस्पिटल 1959, लेस्कर अवार्ड 1960, और रिसर्च कॉरपोरेशन प्राइज़ 1962। इसके अलावा इनको नोबेल प्राइज़ 1962 में मिला था, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि इनको नोबेल प्राइज़ दिया गया था, और किस ईयर में दिया गया था, 1962 में। किस लिए दिया गया था, डीएनए की डिस्कवरी के लिए, ठीक है, डीएनए की डिस्कवरी के लिए इनको 1962 में नोबेल प्राइज़ दिया गया था। तो इस तरह से हमारा ये क्या हुआ, कंप्लीट हुआ वॉटसन और क्रिक का, ठीक है, इसके बारे में हमने देखा। और अब हम लोग अपने चैप्टर में एंटर करते हैं, चैप्टर 4 प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, जो हमारा चैप्टर है, ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस और वेरिएशन। अब ये जो चैप्टर है इनहेरिटेंस और वेरिएशन, इनहेरिटेंस क्या होती है, जैसे पेरेंट्स के जो कैरेक्टर होते हैं ना, पेरेंट्स के जो कैरेक्टरिस्टिक होते हैं वो पेरेंट्स से किस में जाते हैं, डॉटर्स में जाते हैं। जैसे इंसान का बच्चा इंसान होता है, हाथी का बच्चा हाथी होता है, तो उसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं पेरेंट्स के, वो उसके ऑफस्प्रिंग में जाते हैं, उनके सन या डॉटर जो भी होते हैं उनके अंदर जाते हैं। तो जो भी ऑफस्प्रिंग है, जो भी सन या डॉटर है, वो अपने पेरेंट्स को रिसेंबल करता है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं इनहेरिटेंस। और वेरिएशन क्या है कि हमें हर एक इंसान में अलग अलग वेरिएशन कुछ ना कुछ देखने को मिलती है, ठीक है, कुछ ना कुछ डिफरेंस भी देखने को मिलता है ना, हर इंसान में, हर जानवर में, ठीक है, स्पीशीज़ में कोई ना कोई वेरिएशन को देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये जो होती है हमारी वेरिएशन, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। अब यहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं कुछ चीज़ों के बारे में, मेंडल ऑफ इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन, इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन्स, सेक्स डिटर्मिनेशन, म्यूटेशन और जेनेटिक डिसऑर्डर, इन सब चीज़ों के बारे में इसमें पढ़ना है। मेंडल के लॉस के बारे में पढ़ना है, वन जीन के इनहेरिटेंस के बारे में पढ़ना है, टू जीन का इनहेरिटेंस किस तरह से, दो जीन किस तरह से इनहेरिट होते हैं, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाते हैं, साथ साथ सेक्स डिटर्मिनेशन किस तरह से होता है, और म्यूटेशन कैसे होता है, ठीक है। इसके अलावा जेनेटिक डिसऑर्डर्स, कौन कौन से डिसऑर्डर्स है जो जीन से होते हैं।
अच्छा, नेक्स्ट हम लोग अब यहाँ पे बात करते हैं, तो एक ओवरव्यू है पूरे चैप्टर का, है ना, ये पूरे चैप्टर का ओवरव्यू है। हम लोग अभी स्टार्ट करते हैं कि यहाँ पे कौन कौन से एक्सपेरिमेंट थे और क्या था, है ना। तो अगर हम लोग बात करें जब हम लोग जेनेटिक्स की बात करते हैं, अभी ये सब चीज़ हम लोग जेनेटिक्स में पढ़ा है, तो जब भी हम लोग जेनेटिक्स की बात करते हैं तो ये बायोलॉजी की ब्रांच है जिसमें हम लोग इनहेरिटेंस के बारे में पढ़ते हैं, वेरिएशंस के बारे में पढ़ते हैं, और ये वेरिएशन जो है ये किस तरह से पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में आती हैं इसके पैटर्न के बारे में भी समझते हैं। तो ये जो होता है हमारा जेनेटिक्स, ठीक है। जेनेटिक्स क्या होता है? बायोलॉजी की एक ब्रांच है जिसमें हम लोग इनहेरिटेंस के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है, किस तरह से इनहेरिटेंस होती है ना, ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स आ रहे हैं पेरेंट्स से और उसकी ऑफस्प्रिंग में, तो ये किस तरह से आ रहा है, वेरिएशन किस तरह से हो रही है, ठीक। और इसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखते हैं यहाँ पे, अच्छा आपका जो भी डाउट या क्वेरी रहती है आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और क्लास में अपनी प्रेजेंटी जरूर लगा दिया कीजिए जब भी आप लोग आते हैं, तो कमेंट में यस जरूर लिख दिया कीजिए, और अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो कमेंट में यस जरूर लिखेगा। इनहेरिटेंस क्या है ये देख लेते हैं हम लोग। इनहेरिटेंस क्या होता है? प्रोसेस बाय विच कैरेक्टर्स आर पास ऑन द पेरेंट और फ्रॉम पेरेंट टू प्रोजेनी। इनहेरिटेंस क्या होता है? प्रोसेस होता है जिससे कि कैरेक्टर्स जो होते हैं ना, ये पेरेंट से प्रोजेनी में जाते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं इनहेरिटेंस, ठीक है। तो इनहेरिटेंस याद रहेगा। इनहेरिटेंस जैसे हम बताए कि ऑफस्प्रिंग, जैसे सपोज कीजिए पेरेंट्स जो थे ना वो टॉल थे, तो उनके ऑफस्प्रिंग जो हुए वो भी टॉल हुए। मान लो फादर टॉल थे ना और मदर डॉग थी, ठीक है, तो उनके जो ऑफस्प्रिंग हुए यानी उनकी जो संतानें हुई तो वो भी टॉल है ना। तो इससे क्या पता चला कि पेरेंट्स के ऑफस्प्रिंग जनरली फादर के ऑफस्प्रिंग क्या है, वो उसके ऑफस्प्रिंग जो कैरेक्टर्स हैं, ठीक है, पेरेंट्स के जो कैरेक्टर्स हैं, फादर के कैरेक्टर्स जो है वो ऑफस्प्रिंग में गए उनके, यानी उनके संतानों में गए, बच्चों में गए। इस वजह से बच्चे भी क्या हो गए, टॉल हो गए, क्योंकि फादर टॉल थे तो बच्चे भी क्या हो गए, टॉल हो गए। तो इस तरह के कैरेक्टरिस्टिक्स जो हमको देखने को मिलते हैं, ठीक है। और ये जो इसका प्रोसेस है ना, कैरेक्टर्स का एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाना, यानी पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में जाना, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इनहेरिटेंस। और इनहेरिटेंस जो होती है ये पेरेंट्स से प्रोजेनी में ट्रांसफ़र होती है, और कैरेक्टर्स ट्रांसफ़र होते हैं पेरेंट्स से प्रोजेनी में, तो इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं इनहेरिटेंस। आई होप इतना क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं हेरिडिटी का बेसिस ना, हेरिडिटी कैसे होती है, इसका बेसिस क्या है हेरिडिटी का। तो हेरिडिटी के बेसिस पे हम लोग बात करते हैं तो ये क्या, वेरिएशन इज द इन इज यहाँ पे एक मिनट, हाँ, इनहेरिटेंस जो है ये हेरिडिटी का बेसिस होता है, ठीक है। इनहेरिटेंस जो है यानी इनहेरिटेंस की वजह से ही हेरिडिटी होती है, ठीक। इनहेरिटेंस जब होगा तभी हेरिडिटी होगी, यानी ये जो प्रोसेस होगा इसी की वजह से क्या होगा, ऑफस्प्रिंग के अंदर कुछ ऐसे जो है कैरेक्टरिस्टिक्स आएंगे जो उनके पेरेंट्स को रिसेंबल करेंगे। तो इनहेरिटेंस ही क्या होती है, हेरिडिटी का बेसिस होती है। वेरिएशन, ठीक है, वेरिएशन क्या होता है, ये प्रोजेनी जब एक दूसरे से डिफर करते हैं, एक ही पेरेंट्स के अलग अलग प्रोजेनी अलग अलग तरीके हो सकते हैं, ठीक है, अलग अलग मतलब उनमें कुछ ना कुछ डिसमिलरिटी देखने को मिल सकती है, डिफरेंसेस देखने को मिल सकते हैं। तो जब एक ही पेरेंट्स के ऑफस्प्रिंग में डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेरिएशन बोलते हैं। वेरिएशन जो होती है ये डिफरेंट टाइप की हो सकती है। वेरिएशन द डिग्री बाय विच प्रोजेनी डिफर फ्रॉम देयर पेरेंट्स, यानी वेरिएशन जो होती है, ठीक है, ये डिग्री होती है कि भाई कोई पेरेंट जो कोई ऑफस्प्रिंग है वो अपने दूसरे जो उनके रिलेटिव हैं वो उससे किस तरह से डिफरेंट है, ठीक है। जैसे एक ही पेरेंट के बहुत सारे ऑफस्प्रिंग हैं तो हर भाई बहन जो है अलग अलग तरह के होंगे, ठीक है, उनके अंदर कुछ ना कुछ अलग कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, तो इसी को हम लोग बोलते हैं वेरिएशन। तो अभी हमने देखा किस चीज़ के बारे में, जो पहले जेनेटिक्स के बारे में देखा कि जेनेटिक्स क्या होती है। जेनेटिक्स इनहेरिटेंस, जेनेटिक्स में हम लोग ये बायोलॉजी की एक ब्रांच है, ठीक है, इसमें हम लोग इनहेरिटेंस के बारे में पढ़ते हैं, वेरिएशन के बारे में पढ़ते हैं, और किस तरह से कैरेक्टर्स जो वो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में जा रहे हैं तो उसके बारे में हम लोग देखते हैं। फिर हमने बात की इनहेरिटेंस की, तो इनहेरिटेंस जो है ये प्रोसेस होता है जब कैरेक्टर्स पेरेंट्स से प्रोजेनी में जाते हैं यानी ऑफस्प्रिंग में जाते हैं, तो इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं इनहेरिटेंस, ठीक है। बेसिस ऑफ हेरिडिटी, अच्छा यहाँ पे संतान कह लो या प्रोजेनी कह लो या ऑफस्प्रिंग कह लो तो बात एक ही है, ठीक है। तो प्रोजेनी या संतान जिसको बोलते हैं उसको ऑफस्प्रिंग भी बोल सकते हैं ना। तो कैरेक्टरिस्टिक कहाँ जा रहे हैं, पेरेंट्स से प्रोजेनी में जा रहे हैं, ठीक है। बेसिस ऑफ हेरिडिटी, ठीक है, इनहेरिटेंस जो होता है हेरिडिटी का बेसिस होता है। और वेरिएशन की फिर हम लोग बात करते हैं, वेरिएशन जो है, ठीक, ये क्या होता है, किस तरह से कोई जो ऑफस्प्रिंग है वो दूसरे सेम पेरेंट्स के दूसरे ऑफस्प्रिंग से किस तरह से अलग है, यानी अपने भाई बहनों से किस तरह से डिफरेंट है, उसके बारे में हम लोग देखते हैं, इसको बोलते हैं वेरिएशन।
आई होप इतना आपको क्लियर हुआ होगा, और कमेंट में ये ज़रूर लिखते रहा कीजिए ताकि ये पता चलता है कि आपको क्लियर हो रहा है ना। Humans knew from as early as 8000 to 1000 BC that one of the causes of variation was hidden in sexual reproduction। अच्छा, ये जो वेरिएशन होता है ना, तो वेरिएशन जो होता है ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे डिपेंड करता है, ठीक है। यानी जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा तभी रैंडम मेटिंग होगी, ठीक है, करेक्टर्स की, जीन्स की, और जिस वजह से क्या होती है, वेरिएशन होती हैं। तो वेरिएशन बेसिकली क्यों होती है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की वजह से। आप अगर क्रॉप को देखें, फसलों को देखें, हर साल सेम फसल उसकी बीजें बोते रहें, तो क्या होगा कि वो सेम टाइप की फसल होती है, उसमें कोई ज़्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। यही प्लांट के आप जैसे आलू वगैरह बोए, ठीक है, साल जो आलू की फसल होगी लगभग सेम होगी, हर तरह के आलू सेम आलू होंगे, ठीक है। तो उनमें ज़्यादा कोई उनके प्लांट्स में डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा, उनके स्ट्रक्चर में बहुत ज़्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा ना। तो ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन उसको हम लोग बोलते हैं, क्लोनिंग बोलते हैं, ठीक है। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है जिसमें मेल और फीमेल इन्वॉल्व नहीं होते, ठीक है, मेल गेमेट या फीमेल गेमेट इन्वॉल्व नहीं होते, या जिसमें क्लोनिंग होती है, तो उसकी वजह से क्या होता है, सेम टाइप के प्रोजेनी या सेम टाइप के ऑफस्प्रिंग बनते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है कि जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो इसमें वेरिएशन होती है। तो वेरिएशन जब होती है तो इसमें क्या होता है, डिफरेंट टाइप के ऑफस्प्रिंग या प्रोजेनी बनते हैं। तो इसमें डिफरेंट टाइप के ऑफस्प्रिंग बनते हैं या प्रोजेनी बनते हैं, इसकी वजह से क्या होता है, उनमें वेरिएशंस देखने को मिलती हैं, यानी उनमें अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स हमें देखने को मिलते हैं। तो इसमें हम लोग जब बात करते हैं यहाँ पे, दे एक्सप्लॉइटेड द वेरिएशन दैट वर नेचुरली प्रेजेंट इन द वाइल्ड पॉपुलेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स टू सेलेक्टिवली ब्रीड एंड सेलेक्ट फॉर ऑर्गेनिजम्स दैट possess डिजायरेबल कैरेक्टर्स ना। तो जनरली हमें वेरिएशन जो है ये वाइल्ड पॉपुलेशन में देखने को मिलती है, ठीक? तो जनरली हमें वेरिएशन जो होती है ये वाइल्ड पॉपुलेशन में देखने को मिलती है। और वेरिएशन जब होती है वाइल्ड पॉपुलेशन, प्लांट्स की वाइल्ड पॉपुलेशन में जब वेरिएशन होती है तो एनिमल्स क्या होते हैं, सेलेक्टिवली ब्रीड एंड सेलेक्ट फॉर ऑर्गेनिजम्स दैट possess डिजायरेबल कैरेक्टर्स, ठीक है। तो एनिमल्स जो ये क्या करते हैं, सेलेक्टिवली ब्रीड करते हैं ना, और सेलेक्ट करते हैं ऑर्गेनिज्म को दैट possess डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स, जिसमें डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। जिसको थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर दें कि जो वाइल्ड पॉपुलेशन होती है ना, उसमें बहुत ज़्यादा वेरिएशन होती है। यानी आप अगर जंगल में जाए तो जंगल में डिफरेंट टाइप की वैरायटी आपको देखने को मिलेगी। जैसे कोई एक इंसेक्ट है, ठीक है, कोई एक इंसेक्ट है तो उसकी डिफरेंट वैरायटी, डिफरेंट टाइप की बटरफ्लाइज देखने को मिल सकती हैं, ठीक है। या आप कहीं जंगल में अगर जाएँ तो आपको अलग अलग तरीके जो है वहाँ पे हिरन वगैरह, डियर देखने को मिल सकते हैं। तो बहुत सारी डिफरेंट वैरायटी आपको देखने को मिल सकती है फॉरेस्ट वगैरह में, वाइल्ड पॉपुलेशन की जो वैराइटीज़ होती हैं। तो इसके वजह से क्या होता है, हो सकता है उनमें कुछ डिज़ायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स हो ना, कुछ ऐसे कैरेक्टरिस्टिक हो जो हमको चाहिए, ठीक है। जैसे कोई प्लांट है ना, कोई मेडिसिनल उसका यूज़ है और उसकी बहुत सारी वैरायटी है, तो उसके और अच्छे अल्टरनेटिव मिल सकते हैं ना। तो इस तरह से वो डिज़ायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स हमको देखने को मिल सकता है। जैसे वाइल्ड जो होते हैं, वाइल्ड प्लांट्स हम लोग ले सकते हैं, ठीक है, जिसका हम लोग क्रॉप ब्रीडिंग वगैरह में यूज़ करते हैं, ठीक है। तो उनमें कुछ डिज़ायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स देखने को मिल सकती है। या हम लोग जनरली क्या लेते हैं, वो लेते हैं पोल्ट्री वगैरह लेते हैं, मुर्गे मुर्गियाँ हो गए, ठीक है, बॉइल्ड उनकी पॉपुलेशन लेते हैं, तो उनमें भी बहुत डिज़ायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, मीट वगैरह बहुत ज़्यादा होता है ना, या एग वगैरह बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं। तो वाइल्ड पॉपुलेशन जो होती है तो बहुत ज़्यादा डिज़ायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। इसकी वजह से हम उनको अपने क्रॉप ब्रीडिंग प्रोग्राम में, ठीक है, यूज़ कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी वैरायटी बना सकते हैं। जेनेटिक्स का बेसिकली यूज़ क्या है, देखो मेंडल ने भी जो जेनेटिक्स यूज़ की थी तो उससे वो पी प्लांट की अच्छी से अच्छी वैरायटी बनाने की कोशिश कर रहे थे, ठीक है। उस पर वो रिसर्च कर रहे थे कि वो उसके डिफरेंट रिजल्ट देख सकें और किस तरह से प्लांट्स में, क्योंकि उनके जो इनके फादर थे, मेंडल के जो फादर थे वो भी फार्मर थे, ठीक है। तो उनसे काफ़ी कुछ इन्होंने सीखा फार्मिंग के बारे में मेंडल ने, और जो भी अपनी रिसर्च की, ठीक है, पी प्लांट पे। तो वो जो रिसर्च की उन्होंने, वो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए किस तरह से हम लोग किसी प्लांट्स को या किसी एनिमल को हम लोग किस तरह से और ज़्यादा डेवलप कर सकते हैं और ज़्यादा बेहतर बना सकते हैं ना। तो यहाँ पे जो है हम लोग बात करते हैं कि हम लोग वाइल्ड पॉपुलेशन जो होती है हमें डिफरेंट वैरायटी देखने को मिलती है। तो उस डिफरेंट वैरायटी की वजह से क्या होता है कि उसमें हमें बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसे देखने को मिलते हैं जो हमारे लिए डिज़ायरेबल हो सकते हैं, जो हमको चाहिए हो, ठीक है।
जैसे वाइल्ड मुर्गा है, ठीक है, वाइल्ड कॉक है, तो उसमें क्या, उसमें ज़्यादा मीट देखने को मिल रहा है, या वाइल्ड है ना, तो उसमें क्या हो रहा है कि ज़्यादा वो प्रोड्यूस कर रही है। तो उस कैरेक्टरिस्टिक को हम जब यहाँ पे लेके आएंगे अपनी सिटी वगैरह में, और लोकल जो हमारे या लोकल जो हमारी पोल्ट्री वगैरह है, कॉक है ना, तो उनसे जब ब्रीड कराएंगे तो उसकी वजह से क्या होगा, उनकी जो ऑस्प्रिंग बनेंगे वो ज़्यादा बेहतर होंगे, ठीक है, वो भी ज़्यादा मीट प्रोड्यूस करेंगे या ज़्यादा एग प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग प्लांट के साथ भी कर सकते हैं और एनिमल्स के साथ भी कर सकते हैं और बेहतर वैरायटी प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो इसको आर्टिफिशियल सिलेक्शन या डोमेस्टिकेशन भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसको आर्टिफिशियल सिलेक्शन या डोमेस्टिकेशन भी बोलते हैं, जो बहुत सालों से किया आता जा रहा है, ये बहुत पुराने टाइम से ये चीज़ें की जा रही हैं कि वाइल्ड पॉपुलेशन को जो है हम लोग लोकल पॉपुलेशन से, डोमेस्टिक पॉपुलेशन से कोई भी एनिमल की उससे ब्रीड कराते हैं और उनको जो ऑफस्प्रिंग मिलते हैं उनमें मिले जुले कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे वाइल्ड काउस जैसे होती हैं, ठीक है, तो वाइल्ड काउस होती हैं जिसको इंडियन ब्रीड जैसे बनाई गई हैं, साहिवाल काउस हो गई पंजाब में ना, ठीक है। तो ये इसका एग्जाम्पल है, फ्रॉम एंसेस्टर वाइल्ड काउस वी वेल नोन, ठीक है। जो साहिवाल काउ पंजाब में बनाई गई है ना, तो ये भी वाइल्ड काउ से बनाई गई है, ठीक है। ये आपको याद रखना है, जो पंजाब में साहिवाल काउ बनाई गई है ये भी क्या वाइल्ड काउस वगैरह से बनाई गई है वैरायटी। और अच्छा, आपको ये कमेंट करके बताना है कि मुर्रा और मेहसाना ये वैरायटी कहाँ की है और कौन सी है, काऊ की हैं या बुफेलो की वैराइटीज़ हैं ना आपको। और एक जो फॉरेन वैराइटीज़ की है, ठीक है, तो उसका भी आपको एक बस एग्जॉटिक वैरायटी जो है इसकी ना, काऊ की, इसका भी आपको कमेंट में लिखना है कि कौन सी एग्जॉटिक वैरायटी है इसकी, और मुर्रा और मेहसाना ये कौन सी वैरायटी है और कहाँ की वैराइटीज़ हैं, ठीक। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं मेंडल्स के लॉज ऑफ इनहेरिटेंस की, ठीक है। मेंडल्स ने जो लॉज ऑफ इनहेरिटेंस दी है, ये ऊपर वाली चीज़ आपको क्लियर हुई होगी, ठीक है। और ये चीज़ अगर अच्छे से क्लियर हो तो कमेंट में यह जरूर लिखेगा। इसमें हम लोग बस इतना ही बात की है कि इसमें वेरिएशन क्या होती है और किस तरह से वेरिएशन जनरेट होती है और हम लोग उसको किस तरह से यूज़ कर सकते हैं अपने बेनिफिट के लिए, ठीक है। वेरिएशन क्या होती है, वेरिएशन जो होती है और स्पीड में डिफरेंस को हम लोग वेरिएशन बोलते हैं ना, अलग अलग ऑर्गेनिज्म उनमें डिफरेंसेस है, उसी को हम लोग वेरिएशन बोल रहे हैं। और वेरिएशन जो होता है ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से ओरिजिनेट होता है, ठीक है। जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा यानी मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का इन्वॉल्वमेंट होगा फर्टिलाइजेशन में, तो वेरिएशन होगी, और जब वेरिएशन होगी तो इससे वाइल्ड पॉपुलेशन बनेगी ना। वेरिएशन जब होगी तो उसका हम लोग यूज़ कर सकते हैं अपने ब्रीड सेलेक्टिव ब्रीडिंग वगैरह में। जैसे हम लोग वाइल्ड पॉपुलेशन जो होती है ना, उनमें बहुत वेरिएशन देखने को मिलती है, तो उसका यूज़ कर लेते हैं हम लोग ब्रीडिंग प्रोग्राम्स में, और डोमेस्टिक वेराइटीज़ यहाँ पे बनाई जाती हैं, ठीक है। वाइल्ड पॉपुलेशन और डोमेस्टिक वेराइटीज़ को ब्रीड करा के नई तरह की ऑफस्प्रिंग वगैरह बनाए जाते हैं। जैसे साहिवाल काऊ बनाई गई थी, ठीक है, पंजाब में साहिवाल काऊ जो है ना, ये वाइल्ड पॉपुलेशन से ही तैयार की गई, वाइल्ड पॉपुलेशन को डोमेस्टिकेट करके। अब लोग बात कर रहे हैं मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस के, बगल में पी प्लांट का डायग्राम भी दिया हुआ है। तो मेंडल्स लॉज ऑफ इनहेरिटेंस क्या ना, ये बात है आपके मिड 19th सेंचुरी की, ठीक है, मिड 19th सेंचुरी। तो 19th सेंचुरी यानी 1850 के अराउंड ना, 1856 से 1863 ये ईयर दिया हुआ है, ठीक है। तो मिड 19th सेंचुरी इसको हम लोग बोल रहे हैं 1856 से 1863 में एक साइंटिस्ट थे आपके ग्रेगोर जॉन मेंडल, ठीक है, ग्रेगोर मेंडल यहाँ पे लिखा ऊपर। ये जो ग्रेगोर मेंडल साइंटिस्ट थे, ग्रेगर मेंडल ना, इन्होंने क्या किया, कुछ हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट किए। क्या किया इन्होंने, कुछ हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट किए। ये हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट जो इन्होंने गार्डन पीस पे किए थे, यानी मटर पे किए थे। तो ग्रेगोर मेंडल ने जो एक्सपेरिमेंट किए थे ये मटर पे किए थे, ठीक है, गार्डन पीस पे किए थे। और 7 साल, ठीक है, इनका ये एक्सपेरिमेंट चला 56 से लेकर 63 में, तो 7 साल लगभग जो इनका ये एक्सपेरिमेंट चला ना। ग्रेगोर मेंडल का एक्सपेरिमेंट हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट था, गार्डन पीस पे था, और लगभग 7 साल चला, 1856 से 1863, ठीक है। और इन्होंने क्या किया था, ये ईयर भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट, आपको ये ईयर याद रखना है। लॉज ऑफ इनहेरिटेंस एंड लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। फिर इन्होंने लॉज ऑफ इनहेरिटेंस बताया कि कैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म में भी लॉज ऑफ, ऐसा नहीं खाली मटर पे इन्होंने रिसर्च किया तो ये मटर पे ही लगते हैं लॉज ऑफ इनहेरिटेंस, ठीक है। ये हर प्लांट पे और हर एनिमल पे अप्लाई होते हैं ना, लेकिन कुछ इनके एक्सेप्शंस हो सकते हैं, वो भी हम लोग देखेंगे। तो अभी मेंडल ने जो है लॉ ऑफ इनहेरिटेंस बताया। मेंडल ने इन्वेस्टिगेशन इनहेरिटेंस पैटर्न बताया। और क्या था कि मेंडल की जो भी इन्वेस्टिगेशन थी ना, तो वो स्टैटिस्टिकल और मैथमेटिकल थी ना, स्टैटिस्टिकल और मैथमेटिकल। इससे पहले जितनी बायोलॉजी की जो भी रिसर्चेस थी, हम लोग जनरली बायोलॉजी पढ़ रहे हैं तो इसमें कैलकुलेशन तो इतनी होती नहीं ना,
जनरली बायोलॉजी में तो इतनी कैलकुलेशन नहीं होती, लेकिन इससे पहले की जो इसकी इनकी रिसर्चेस थी डिफरेंट, ठीक है, तो वो स्टैटिस्टिकल थी, एनालिसिस वाली, एनालिसिस बेस्ड थी, मैथमेटिकल थी, ठीक है। लेकिन मेंडल ने जो रिसर्च की ना, मेंडल ने जो रिसर्च की ये क्या थी, मेंडल इससे पहले की साइड से नॉर्मल थी, लेकिन मेंडल की जो रिसर्च थी वो स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड थी, मैथमेटिक्स से, तो बहुत सारे इसमें न्यूमेरिकल डेटा भी था ना, कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा करनी पड़ती थी। तो बड़े बड़े सैम्पल साइज उन्होंने लिए, ठीक है, बहुत बड़े डेटा वगैरह कलेक्ट किए इन्होंने, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए, ठीक है, और कई कई जनरेशन तक ये रिसर्च, तभी तो 7 साल इनका एक्सपेरिमेंट चला, कई कई जनरेशन तक ये प्लांट्स की रिसर्च करते थे और तब जाके अपना ये लॉस वगैरह बताते, उसमें नोट करते थे। तो इन्होंने बहुत ज़्यादा ईयर्स तक जो है सिमिलर प्लांट पे कई सालों तक रिसर्च की और फिर उसके अकॉर्डिंग इन्होंने अपने लॉस वगैरह बताए। इसके अलावा टेस्ट प्लांट्स वगैरह का यूज़ भी इन्होंने किया, ठीक, और ताकि अपने लॉस वगैरह को प्रूव कर सकें, जो भी इन्होंने लॉस दिए हैं। और इन्हें क्या क्या देख लेते हैं। तो ये सब करके मेंडल ने क्या किया, मेंडल ने गार्डन पी प्लांट में, ठीक है, कैरेक्टर्स को डिफाइन किया कि गार्डन पी प्लांट जो होते हैं ना, यानी जो हम लोग बाग बगीचे में जो अगर पी मटर का पौधा उगाएं ना, या अपने फील्ड में उगाएं, अगर मटर के जो प्लांट्स लगाएं, क्रॉप लगाएं, तो उसमें क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं और किस तरह से एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जा सकते हैं, ठीक। तो इसके बारे में इन्होंने रिसर्च की। 2 अपोजिट ट्रेड्स इन्होंने लिए, टॉल और डॉफ प्लांट, ठीक है। तो मेंडल ने 2 तरह के ट्रेड्स लिए प्लांट्स के, पी प्लांट के, टॉल पी प्लांट्स और डॉफ पी प्लांट्स। तो ये दो तरह की वैरायटी इन्होंने चूज़ की। इसके अलावा भी इन्होंने डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स लिए और उनकी वैरायटी चूज़ की थी। येलो और ग्रीन, ठीक है, कॉन्ट्रास्टिंग इनको वैरायटीज़ बोलते हैं ना, एक एकदम अलग और एक एकदम अलग, ठीक है, एक येलो एकदम, एक ग्रीन एकदम, तो दोनों एकदम अपोजिट बात हो गई, जैसे बोलते हैं नॉर्थ पोल या साउथ पोल, ठीक है, अपोजिट बातें। तो 2 अपोजिट ट्रेड इन्होंने जनरली लिए, टॉल और डॉफ ना, एक बहुत लंबे होते थे और दूसरे बहुत डॉफ होते थे। तो इस तरह के प्लांट इन्होंने लिए जो बहुत लंबे भी होते थे और बहुत डॉफ भी होते थे, ठीक है, और येलो या ग्रीन सीड्स वाले, ठीक है, इस तरह के प्लांट लिए जो क्या होते थे, येलो भी होते थे और ग्रीन भी होते थे। इसके अलावा क्या किया, तो इन्होंने जब अपनी ऑब्जर्वेशन वगैरह की, ठीक है, तो इसके लिए इन्होंने आर्टिफिशियल पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन एक्सपेरिमेंट, ठीक है, ये परफॉर्म किए। यानी क्योंकि इनको क्या था कि फार्मिंग की अच्छी खासी नॉलेज थी, तो ये पॉलिनेशन वगैरह जानते थे, किस तरह से आर्टिफिशियल पॉलिनेशन कराना है और किस तरह से क्रॉस पॉलिनेशन कराना है, ठीक है। तो मेंडल जो थे इन्होंने आर्टिफिशियल पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन जैसी टेक्निक्स का यूज़ किया, ठीक है। आर्टिफिशियल पॉलिनेशन या क्रॉस पॉलिनेशन क्या होता है कि जब हम जो है एक प्लांट के, ठीक है, एंथर से जो पॉलिन ग्रेन कलेक्ट करते हैं और उस पॉलिन ग्रेन्स को, आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा होगा, पॉलिन ग्रेन्स क्या होते हैं, मेल गैमेटोफाइट होते हैं ना, यानी जिसके अंदर मेल गैमेट होता है प्लांट का, तो उसको हम लोग बोलते हैं पॉलिन ग्रेन। अब उसको एंथर से ये ब्रश से पिक कर लेते थे और फिर उसको जो है स्टिग्मा पे क्या करते थे, उसको स्प्रे करते थे, ठीक है, पॉलिन ग्रेन को स्टिग्मा पे स्प्रे करते थे। तो इससे क्या होता था, वहाँ पे आर्टिफिशियल फर्टिलाइजेशन होता था या आर्टिफिशियल पॉलिनेशन या क्रॉस पॉलिनेशन होता था। तो इन्होंने ट्रू ब्रीडिंग प्री लाइन्स का इसके लिए यूज़ किया, ठीक है, ट्रू ब्रीडिंग प्री लाइन्स का। ट्रू ब्रीडिंग प्री लाइन्स क्या होती है, ट्रू ब्रीडिंग प्री लाइन्स होती हैं, ये क्या होती हैं, ग्रीन येलो एक्सियल टर्मिनल, ठीक है, इस तरह से अलग अलग तरीके की जो हम लोग पी प्लांट की वैरायटी का यूज़ कर रहे हैं, ये ट्रू ब्रीडिंग वैरायटी है, मतलब इनकी कई जनरेशन जो है, जैसे अगर राउंड सीड पी प्लांट है तो इसकी कई जनरेशन जो है ये राउंड सीड पी प्लांट ही देगी, अगर इसमें किसी तरह का क्रॉस पॉलिनेशन ना कराया जाए तो, ठीक है। अगर इसका सेल्फ पॉलिनेशन कराते रहे, मतलब जैसे नॉर्मल अगर खेतों में उगाते हैं ना, कोई नई वैरायटी ना बनाए, तो इस तरह से क्या होगा कि हर साल इसको ऐसे ही उगाते रहें, तो ये हर साल लगभग क्या देगी, राउंड सीड वाले पी प्लांट देगी, ठीक है। या इसी तरह से येलो सीड वाले भी प्लांट थे तो हर साल हमको येलो सीड वाले पी प्लांट मिलेंगे, ठीक है। वायलेट फ्लावर वाले पी प्लांट थे तो हर साल वायलेट फ्लावर वाले पी प्लांट मिलेंगे, अगर हम इसका क्रॉस पॉलिनेशन ना कराएं। तो मतलब क्या है कि ये ट्रू ब्रीडिंग वैरायटी, ये जो थी ट्रू ब्रीडिंग लाइन्स इनको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ट्रू ब्रीडिंग लाइन्स। इसमें क्या होता है कि हर साल अगर उन क्रॉप को हम ऐसे ही ग्रो कराते रहे तो हर साल उसको जो है हमें सेम वैरायटी देखने को मिलती है, उसमें कोई चेंजमेंट देखने को नहीं मिलता। ये ट्रू ब्रीडिंग पी लाइन्स इन्होंने यूज़ की। लेकिन इन्होंने क्या किया कि ट्रू ब्रीडिंग, 2 अलग अलग तरह की ट्रू ब्रीडिंग पी लाइन्स के बीच में क्रॉस कराया, ठीक है। जैसे सपोज करो इन्होंने क्या ले लिया, राउंड सीड वाले पी प्लांट ले लिए और रिंकल्ड सीड वाले पी प्लांट ले लिए, और इन दोनों के बीच में
क्रॉस पॉलिनेशन करा। इससे क्या हुआ कि दोनों की वैरायटी मिक्स हो गई और पी प्लांट जो है कैसे बनने लग गए, राउंड और रिंकल्ड। ठीक है, पी प्लांट की वैरायटी मिक्स हुई तो ये दोनों कैसे हमको देखने को मिले। अगर हम इसकी बात करें तो इसमें जो है इनकी जो ऑफस्प्रिंग बनेंगे तो उसमें राउंड सीड भी मिलेगा देखने को पी प्लांट का, और रिंकल्ड सीड भी देखने को मिलेगा पी प्लांट का। ठीक है, तो अलग अलग तरह के पी प्लांट देखने को मिलेंगे इनकी, क्योंकि हमने दोनों का क्रॉस पॉलिनेशन कराया ना। तो इनके जो ऑफस्प्रिंग बनेंगे वो राउंड भी बनेंगे और रिंकल्ड भी बनेंगे। ठीक है, या इसी तरह से हम लोग येलो सीड वाले लेते हैं और ग्रीन सीड वाले लेते हैं, तो इनके जो ऑफस्प्रिंग बनेंगे वो येलो सीड वाले पी प्लांट भी बनेंगे और ग्रीन सीड वाले पी प्लांट भी बनेंगे ना। तो दोनों तरह के इनके ऑफस्प्रिंग बनेंगे। और इसमें से एक कैरेक्टर डोमिनेंट होता है, मतलब जो ज़्यादा एक्सप्रेस होता है। ठीक है, तो फर्स्ट जनरेशन जनरली हम लोग बात करें ना, तो फर्स्ट जनरेशन में क्या होगा, हमको राउंड कलर के देखने को मिलेंगे। ठीक है, अगर राउंड और रिंकल का क्रॉस कर रहे हैं ना, लेकिन जब दोबारा इनका क्रॉस कराएंगे, ठीक है, तो फिर हमें राउंड रिंकल दोनों तरह के ऑफस्प्रिंग देखने को मिलेंगे। तो फर्स्ट जनरेशन में जो जनरली अपीयर होता है, जब हम लोग क्रॉस पॉलिनेशन कराते हैं, ठीक है, और हाइब्रिडाइजेशन कराते हैं, तो फर्स्ट जनरेशन में जो अपीयर होता है उस ट्रेड को हम लोग बोलते हैं डोमिनेंट ट्रेड ना। डोमिनेंट ट्रेड जो होता है फर्स्ट जनरेशन में अपीयर होता है, और ये डेफिनेट होते हैं डोमिनेंट और रिसेसिव। ये ट्रेड डोमिनेंट है, ये रिसेसिव है। ठीक, तो जैसे राउंड पी का जो राउंड शेप का सीड का जो शेप होता है, ठीक है, डोमिनेंट ट्रेड होता है। ठीक है, येलो कलर जो होता है सीड का ना, सीड कलर पी प्लांट का, तो ये क्या होता है, डोमिनेंट होता है। इस तरह से डोमिनेंट ट्रेड जो होते हैं ये डेफिनेट होते हैं। यहाँ देखो ट्रू ब्रीडिंग लाइन की डेफिनेशन भी दे रखी है कि ट्रू ब्रीडिंग लाइन जो होती है ना, ट्रू ब्रीडिंग लाइन जो होती है ये सेल्फ पॉलिनेशन इसमें देखने को मिलता है। जनरली क्या देखने को मिलता है, सेल्फ पॉलिनेशन। तो ट्रू ब्रीडिंग लाइन जो होती है ना, इसमें हमें सेल्फ पॉलिनेशन देखने को मिलता है। और इससे क्या होता है, इनहेरिटेंस और एक्सप्रेशन फॉर सेवरल जनरेशन ना। इनहेरिटेंस इसमें कुछ जनरेशन तक जो है इनहेरिटेंस एक्सप्रेशन लगभग सेम रहेगा, स्टेबल रहेगा। नहीं, यहाँ पे स्टेबल आया है वर्ड। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये स्टेबल हमें एक्सप्रेशन देखने को मिलेगा, इनहेरिटेंस और एक्सप्रेशन देखने को मिलेगा। यानी अगर सेम प्लांट का सेल्फ पॉलिनेशन कराते रहे हर साल, वैसे ही जैसे टॉल पी प्लांट है, उसको हर साल उसको बोए और उसकी जो बीज मिलेगी तो हर साल वो कैसी होगी, वो टॉल प्लांट ही उससे बनेंगे। यानी हर साल मटर के टॉल प्लांट हमें देखने को मिलेंगे। तो एक स्टेबल एक्सप्रेशन हो जाता है, स्टेबल यहाँ पे क्या हो जाता है, इनहेरिटेंस हो जाता है। मेंडल सेलेक्टेड 14 ट्रू ब्रीडिंग प्लांट वेराइटीज़। मेंडल ने कितनी वेराइटीज़ दी थी, 14 ट्रू ब्रीडिंग पी प्लांट वेराइटीज़ दी थी। ये आपको याद रखना है कि मेंडल ने इतनी पी, क्योंकि 7 कैरेक्टरिस्टिक्स इन्होंने लिए थे, हर कैरेक्टरिस्टिक में 2 ट्रेट होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से 14 ट्रू ब्रीडिंग पी प्लांट वेराइटीज़ हो गई थी। देखिए आप, अगर यहाँ पे आपको चार्ट दिखाएं कि वो 7 कैरेक्टर्स कौन कौन से थे। ठीक है, तो इससे ये चीज़ क्लियर हो जाएगी, ये 14 ट्रू ब्रीडिंग पी प्लांट वेराइटीज़ ये कैसे बन रही है ना। अभी ये डायग्राम लोड हो रहा है, अभी थोड़ी देर में स्क्रीन पे। अच्छा, कर लें तब तक। तो ये ट्रू ब्रीडिंग प्लांट वेराइटीज़ जो है ना, किस तरह से, देखो जो मेंडल ने 7 कैरेक्टर्स लिए, ठीक है, क्या था ना कि ये चर्च में काम करते थे ना, चर्च में फादर के उसमें पोजीशन पे ये थे, तो यानी पादरी थे वहाँ पे। तो ये क्या करते थे कि जो चर्च यार्ड होता है उसके पीछे का जो, ठीक है, उसमें जो बगीचा होता है वहाँ पे ये एक्सपेरिमेंट किया करते थे पी प्लांट पे ना। चर्च के पीछे का बगीचे पे, गार्डन पे ये एक्सपेरिमेंट किया करते थे। तो इसमें उन्होंने पी प्लांट की जो है अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स वाले पी प्लांट लिए। ठीक है, कौन कौन से कैरेक्टर थे, इन्होंने सीड शेप लिया और सीड का कलर ना, सीड के डिफरेंट शेप और सीड के डिफरेंट कलर वाले पी प्लांट लिए। तो सीड और इसके अलावा फ्लावर के कलर वाले पी प्लांट लिए ना, फ्लावर के कलर और फ्लावर की पोजीशन ना, इसके वैरायटी वाले लिए। इसके अलावा पॉट शेप और पॉट के कलर के डिफरेंट वैरायटी के पी प्लांट लिए, और स्टेम की हाइट के पी प्लांट लिए। तो इस तरह से इन्होंने क्या किया कि अलग अलग तरह की पी प्लांट लिए और उन पर एक्सपेरिमेंट किया। अब ये जो पी प्लांट हैं ना, इनमें क्या वेरिएशंस थी, हर एक कैरेक्टर जो है ना, हर एक कैरेक्टर में 2 ट्रेट हमको देखने को मिलता है। यानी इन्होंने
राउंड शेप वाले पी प्लांट लिए, राउंड सीड शेप वाले और रिंकल्ड सीड शेप वाले ना, ऐसे पी प्लांट जिनकी सीड राउंड की। आप मार्केट में जाते होंगे पी लेते होंगे तो उसमें आपको अलग अलग तरीके की मटर देखने को मिलती होगी ना, कुछ राउंड शेप की देखने को मिलती है, कुछ रिंकल्ड, कुछ येलो सीड की देखने को मिलती होगी मटर ना, इस तरह से कुछ फूली हुई देखने को मिलता होगा पॉट शेप, कुछ कंस्ट्रिक्टेड देखने को मिलता होगा ना, ये भी इस तरह की मटर भी आपने देखी होगी, ठीक है, कुछ फूली होती है, कुछ कंस्ट्रिक्टेड होती होगी जनरली है। तो ये इन्होंने अलग अलग प्लांट की ट्रू ब्रीडिंग पी लाइन्स ली थी, ठीक है, यानी इस तरह के इन्होंने प्लांट लिए। तो 7 इन्होंने कैरेक्टरिस्टिक्स लिए थे, सीड शेप और सीड कलर 2 कैरेक्टरिस्टिक्स ये हो गए, ठीक है, और फ्लावर कलर और फ्लावर पोजीशन, ठीक है, 2 कैरेक्टरिस्टिक्स ये हो गए फ्लावर से रिलेटेड, और 2 कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए आपके पॉट से रिलेटेड, पॉट शेप और पॉट कलर, ठीक है, 6 हो गए, और एक स्टेम से रिलेटेड हो गया, यानी प्लांट के हेड से रिलेटेड हो गया। तो इन्होंने 7 पेयर्स जो हैं कैरेक्टरिस्टिक्स इन्होंने लिए, और हर एक कैरेक्टरिस्टिक में 2 ट्रेट हुआ करते थे, ठीक है, यानी 2 तरह के प्लांट हुआ करते थे। सीड शेप में राउंड और रिंकल टाइप के प्लांट होते थे, राउंड टाइप के प्लांट, राउंड सीड वाले प्लांट और रिंकल सीड वाले प्लांट, ठीक है। सीड कलर की बात करें तो इसमें येलो सीड वाले प्लांट होते थे, ग्रीन सीड वाले प्लांट होते थे, ठीक है, ये सब पी प्लांट की बात हो रही है, मटर के पी प्लांट, ठीक है, मटर के पौधे जो उन्होंने एक्सपेरिमेंट में यूज़ किए थे। फ्लावर कलर की बात करें तो वायलेट कलर वाले पी प्लांट होते थे, वायलेट कलर के फ्लावर वाले, और वाइट कलर के फ्लावर वाले ये पी प्लांट होते थे। पॉट शेप की बात करें तो फुल वाले जो हैं, ठीक है, फुल पॉट शेप वाले पी प्लांट होते थे, कंस्ट्रिक्टेड पॉट शेप वाले पी प्लांट होते थे। पॉट कलर की बात करें तो ग्रीन जो है ग्रीन पॉट कलर वाले पी प्लांट होते थे, और येलो पॉट कलर वाले पी प्लांट होते थे। फ्लावर पोजीशन की बात करें तो एक्सियल वाले पी प्लांट होते थे और टर्मिनल वाले पी प्लांट होते थे ना, टर्मिनल फ्लावर वाले। तो फ्लावर में भी अलग अलग, देखो एक्सियल पोजीशन क्या होती है और टर्मिनल क्या होती है। एक्सियल की बात करो तो ये तिरछी होती है ना, एक्सियल क्या पोजीशन होती है, जैसे ये इस तरह की स्टेम है तो यहाँ से साइड से अगर फ्लावर्स निकल रहे हैं, ठीक है, साइड से अगर फ्लावर निकल रहे हैं तो इसको बोलते हैं एक्सियल पोजीशन, ठीक है। तो एक्सियल पोजीशन वाले पी प्लांट थे, और एक टर्मिनल वाले थे ना जो एकदम एंड पे से निकलते हैं, ठीक है, फ्लावर, तो इसको बोलते हैं टर्मिनल पोजीशन, ठीक है। तो दोनों तरह के पी प्लांट उन्होंने लिए, एक्सियल पोजीशन वाले पी प्लांट भी लिए और टर्मिनल पोजीशन वाले भी पी प्लांट लिए, ठीक है। और इसके अलावा एक है आपका स्टेम की हाइट, ठीक है, तो टॉल और डॉफ वाले ये वैरायटी वाले भी इन्होंने पी प्लांट लिए, ठीक है, जिनकी टॉल वैरायटी थी और डॉफ वैरायटी। अच्छा, एग्जाम वगैरह में आता है ना, तो एग्जाम वगैरह में खाली आप लिख भी सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे इतना टाइम तो रहता नहीं है सब डायग्राम बनाने का ना, इसके बारे में अगर पूछा जाता है तो बस आप लिख के भी बता सकते हैं। तो टॉल वैरायटी वाले पी प्लांट भी लिए और डॉफ वैरायटी वाले पी प्लांट भी लिए। तो इस तरह से इन्होंने देखो 2 2 4 टॉल डॉफ 2 ये हो गए, एक्सियल टर्मिनल 2 ये वैरायटी हो गई, ग्रीन येलो 2 2 4 2 6, फुल कंस्ट्रिक्टेड 8, और वायलेट और वाइट 10, येलो ग्रीन 12 और राउंड रिंकल्ड 14। इस तरह की इन्होंने 14 जो है वैरायटी के ट्रू ब्रीडिंग पी लाइन्स लिए थे, ठीक है, यानी उन्होंने पी प्लांट की 14 वैरायटी ली, ठीक है। अब ये जो है वैरायटी, आई होप ये वैराइटीज़ आपको क्लियर हुई होंगी पी प्लांट की जो इन्होंने लिए थे। इनको हम लोग 7 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स भी बोलते हैं पी प्लांट में, कि 7 पेयर थे कॉन्ट्रास्टिंग, क्योंकि 7 का दुगना 14 होता है भाई, एक जोड़ी जूता लो तो उसमें 2 जूते होते हैं ना, एक जोड़ी जूता जब हम लोग खरीदते हैं तो उसमें 2 जूते होते हैं। उसी तरह से ये क्या पी प्लांट के जो 7 पेयर कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स हैं, तो इसमें हर एक पेयर में 2 2 ट्रेट्स अवेलेबल है हमारे पास ना। तो इस तरह से 14 वेराइटीज़ बन रही हैं यहाँ पे, ठीक है। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा। अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ हो तो कमेंट में यस जरूर लिखिएगा। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो हमने अभी पढ़े 14 ट्रू ब्रीडिंग प्लांट वेराइटीज़, ठीक है, और एज पेयर विच वर सिमिलर कॉन्सेप्ट फॉर वन कैरेक्टर विथ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट। Some of the contrasting traits selected were smooth or wrinkled seed, yellow or green seeds, Plato considered green tall, ठीक है। वही चीज़ दोबारा से लिखी हुई है, जो कंट्रास्टिंग ट्रेड्स लिए गए थे, ठीक है, कौन कौन से लिए गए थे, स्मूथ और रिंकल्ड सीड लिया गया था, ठीक, येलो और ग्रीन सीड लिया गया था, इन्फ्लेटर और कंस्ट्रिक्टेड ग्रीन येलो पॉट्स लिए गए थे, टॉल और डॉफ प्लांट्स लिए गए थे। तो इस तरह के अलग अलग यहाँ पे ट्रेड्स लिए गए थे। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, यहाँ पे देखो इसी चीज़ का चार्ट बना हुआ है ना, 7 कैरेक्टर्स हैं ना, ये 7 कैरेक्टर वाले पी प्लांट लिए गए थे, और हर एक कैरेक्टर के 2 यहाँ पे अल्टरनेटिव्स थे, 2 ट्रेस थे, ठीक है। स्टेम हाइट का टॉल डॉफ, फ्लावर कलर का वायलेट या वाइट, फ्लावर पोजीशन एक्सियल या टर्मिनल, पॉट शेप इन्फ्लेटेड कंस्ट्रक्टेड, पॉट कलर ग्रीन येलो, ठीक है, सीड शेप राउंडिंग कर लिए। इस तरह की टेबल अगर एग्जाम में पूछा जाता है तो आप लोग बना सकते हैं, ठीक है, बोर्ड वगैरह में, और नीट के एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन भी आते हैं। सीड कलर जो है येलो या ग्रीन, तो इस तरह से अलग अलग इन्होंने
पी प्लांट की वैरायटीज़ ली थी। और आई होप इतना चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी। और अब हम लोग बात करने वाले हैं यहाँ पे इनके जो इन्होंने आर्टिफिशियल पॉलिनेशन कराया, क्रॉस पॉलिनेशन कराया, उसका मेथड क्या था, ठीक है, उसके बारे में भी अभी हम लोग देखेंगे कि इन्होंने आर्टिफिशियल पॉलिनेशन किस तरह से कराया। थोड़ा सा टाइम लगता है डायग्राम को लोड होने में। देखो इन्होंने किया क्या, ठीक है। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं इन्होंने किया क्या, किस तरह से एक्सपेरिमेंट किया ना। इन्होंने एक्सपेरिमेंट किस तरह से किया, तो इन्होंने पी प्लांट जो होता है, ये कौन सा है, ये एंथर स्टिग्मा सब देखने को मिल रहा है इसमें। यानी ये पी प्लांट जो होते हैं ना बाइसेक्सुअल होते हैं। पी प्लांट कैसे होते हैं, बाइसेक्सुअल, ठीक है। यानी इसमें मेल भी पार्ट भी देखने को मिलेगा और फीमेल पार्ट भी ना। मेल पार्ट यानी स्टेमेन, मेल पार्ट क्या होता है, स्टेमेन, ठीक है, या एंथर जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, स्टेमेन या एंथर। ये वाला नीचे वाला जो एंथर लिखा हुआ है ये मेल पार्ट है, ठीक है। यानी स्टेमेन का ही एक पार्ट है ना। स्टेमेन जो होता है ये फ्लावर का मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, इसी में एंथर होता है, फिलामेंट होता है। तो एंथर जनरली स्टेमेन में ही एंथर या फिलामेंट होता है। हॉकी स्टिक टाइप का ये स्ट्रक्चर होता है इस तरह का, ठीक है। फिलामेंट और एंथर ऊपर होता है, ये दिख रहा होगा आपको ये चीज़, ठीक है, एंथर और फिलामेंट। तो स्टेमेन में ही एंथर और फिलामेंट होता है ना। और इसके अलावा एंथर में क्या बनता है, पॉलन ग्रेन बनता है ना। एंथर में पॉलन ग्रेन बनता है। और इसमें क्या है, पी प्लांट तो बाइसेक्सुअल है, मतलब इसमें फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी देखने को मिलेगा। पी प्लांट क्योंकि बाइसेक्सुअल होता है तो इसमें फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी देखने को मिलता है। तो ये जो है, ठीक है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट इसका है ना, जिसमें क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है जिसमें ओवरी है, स्टिग्मा स्टाइल ओवरी है। तो यहाँ पे स्टिग्मा लिखा हुआ है ऊपर का हिस्सा, यहाँ पे इसको दोबारा से बना दें, इस तरह का स्ट्रक्चर होता है। ये हो गया स्टिग्मा, ये हो गया स्टाइल, ठीक है। और ये हो गया इसका ओवरी वाला पार्ट। इस तरह से ये पूरा देखने को मिलता है, स्टिग्मा स्टाइल ओवरी ना। ओवरी के अंदर एक्सेल होती है। तो स्टिग्मा ऊपर, यहाँ पे आके पॉलन ग्रेन जो एंथर से यहाँ से जो है एंथर से पॉलन ग्रेन आता है, तो छोटे छोटे बॉल्स के फॉर्म में होता है। तो ये एंथर से पॉलन ग्रेन उड़ के आता है और ये स्टिग्मा पे लैंड कर जाता है। स्टिग्मा पे लैंड करता है, फिर पॉलन ट्यूब बनाता है, जर्मिनेशन करता है, एक्सेल तक पॉलन ट्यूब जाएगा और मेल गैमेट एक्सेल तक जाएंगे, ठीक है। तो पॉलन ट्यूब से होकर मेल गैमेट एक्सेल तक जाएंगे। इस तरह से पूरा प्रोसीजर होता है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं ना, ये तो नेचुरल पॉलिनेशन हो गया कि एंथर का जो पॉलन ग्रेन है, ठीक है, वो उड़ के या किसी इंसेक्ट के थ्रू स्टिग्मा पे आ जा रहा है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पे। और फिर यहाँ पे जो है पॉलन ट्यूब ना, स्टिग्मा से स्टाइल से होते हुए ये पॉलन ट्यूब बना रहा है और ये मेल गैमेट एक्सेल से जाके मिल रहा है। ये तो नेचुरल पॉलिनेशन होता है। हम लोग क्या करते हैं, ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, इसके स्टेमेन जो होता है, स्टेमेन को रिमूव कर देते हैं। क्या करते हैं, रिमूव ऑफ एंथर्स को या स्टेमेन को रिमूव कर देंगे। तो एंथर्स का जो रिमूवल होता है क्या बोलते हैं, ईमैस्कुलेशन। क्या बोलते हैं, ईमैस्कुलेशन। फिलामेंट कोई काम का नहीं रह जाएगा। अगर हम लोग जैसे ये है ना, इस तरह का, देखो इसने काट दिया, ये पहले एक रहता, ठीक है, इस तरह से रहता, ठीक है। लेकिन उन्होंने क्या किया, इसको बीच से कट कर दिया, इस तरह से कट कर दिया यहाँ से ना। तो ये पूरा स्टेमेन ऐसे रहता, एक स्टेमेन। लेकिन इन्होंने क्या कर दिया, एंथर का थोड़ा सा पोर्शन यहाँ से बीच से कट कर दिया फिलामेंट से, ठीक है। तो ये एंथर अब बेकार हो गया, इन्होंने तोड़ के अलग कर दिया एंथर को। तो इसी को बोलते हैं ईमैस्कुलेशन। सारे एंथर को इस तरह से कैंची से हम लोग सीजर से ना कट कर देते हैं, ठीक है, अच्छे से सीजर से कट कर देंगे, उसको उखाड़ देंगे। तो इससे क्या होगा कि ये जो है एंथर का रिमूवल हो जाएगा, ईमैस्कुलेशन इसका हो जाएगा। यानी ये सिर्फ क्या बन जाएगा, फीमेल, और एक तरह से फ्लावर बन जाएगा। तो ये फीमेल फ्लावर बन जाता है। और इसी तरह से हम लोग दूसरा फ्लावर लेते हैं, ठीक है, उसमें क्या होता है, एंथर होता है ना। तो इसका पॉलन का ट्रांसफ़र कराते हैं जो डिज़ायर्ड होता है। इसका हम लोग निकाल लिए, इसका खुद का एंथर निकाल लिए। नहीं तो ये क्या था, इसका वायलेट फ्लावर है तो इसका एंथर खुद इसको फर्टिलाइज कर देता, ठीक है, स्टिग्मा पे जाके, और ये फिर से वायलेट फ्लावर मिल जाता, ठीक है। तो इसमें हमें इसके अंदर पॉलिनेशन नहीं कराना, हमें क्या कराना है कि दूसरे फ्लावर का इससे पॉलिनेशन कराना। तो एक हमने वाइट फ्लावर लिया, कैसा फ्लावर लिया, वाइट फ्लावर लिया, इसमें देखो स्टेमेन है। तो इसका एंथर रिलीज जब होगा तो इंसेक्ट से या हवा से उड़ के कहाँ जाएगा, एंथर से जब पॉलन ग्रेन रिलीज होगा, इसके एंथर से जब पॉलन ग्रेन रिलीज होगा तो हवा से या इंसेक्ट के थ्रू वो जाएगा स्टिग्मा के ऊपर, ठीक है, स्टिग्मा स्टाइल ओवरी इस तरह से। और वहाँ पे जाके ये पॉलन ट्यूब बना देता है, ठीक है। पॉलन ट्यूब बनाएगा, फिर वो एक्सेल पे जाके जुड़ जाएगा, फिर एक्सेल से जाके फिर वो फर्टिलाइज करेगा और क्या करेगा, ज़ाइगोट बनाएगा और सीड्स वगैरह बनेंगी। तो इस तरह से फर्टिलाइजेशन होता है ना। इसको बोलते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। क्या बोलते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन बोलते हैं। तो क्रॉस पॉलिनेशन आपको याद रखना, क्रॉस पॉलिनेशन क्या होता है कि जब हम लोग
इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले तो इमैस्कुलेशन करते हैं, यानी प्लांट के, अगर प्लांट बाइसेक्सुअल है तो उसके जो क्या होते हैं एंथर होता है, यानी मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, उसको हम लोग कट करके अलग कर देते हैं एंथर को ना। तो इससे ये प्लांट क्या बन जाता है, एक तरह से फीमेल, पूरा प्लांट प्योर फीमेल बन जाता है ना। पहले बाइसेक्सुअल था, अब प्योर फीमेल बन गया। अब क्या किया हम लोग, दूसरे डिजायर्ड फ्लावर से या प्लांट से, ठीक है, जो भी हमें वाइट कलर का चाहिए, ठीक है, फ्लावर या कोई सीड का अगर स्पेसिफिक येलो ग्रीन टाइप का है उस तरह से ना, तो उसी तरह का हम लोग प्लांट का स्टेमन ले लेंगे, ठीक है। उसके स्टेमन से जब एंथर से जब पॉलन ग्रेन रिलीज होगा, ये पूरा फ्लावर ले लेंगे, उसमें जब क्या होगा, अच्छा इससे हम लोग क्या करते हैं ना, यहाँ पे एक स्टेप मिसिंग है, यहाँ पे ब्रश का यूज़ करते हैं, ठीक है। ब्रश के यूज़ से ना, ब्रश के यूज़ से हम लोग क्या करेंगे, इसको पिक करेंगे, इस पर जो भी एंथर पे जो भी पॉलन ग्रेन होते हैं, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्टली उड़ के नहीं जाते हवा से या इंसेक्ट के थ्रू, उसमें बहुत टाइम लग जाएगा, तो इसको ब्रश से हम लोग पिक कर लेते हैं इसके एंथर, ठीक है। इसके जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं उसको ब्रश से पिक कर लेंगे और फिर उसको जाके स्प्रे कर देंगे इसके ऊपर, ठीक है। तो ये जो ब्रश से यहाँ पे पिक किया हमने, जो ब्रश से पिक किया पॉलन ग्रेन को, तो उसको जाके यहाँ पे स्टिग्मा पे हम लोग क्या कर देंगे, स्प्रे कर देंगे उसको, ठीक है। तो उसको जाके स्टिग्मा पे हम लोग स्प्रे कर देते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे क्रॉस पॉलिनेशन देखने को मिलता है। और फिर यहाँ पे सीड्स बनती हैं ना, सीड से फिर अलग अलग प्लांट्स, देखो ये वायलेट कलर के, देखो पहली जनरेशन में तो वायलेट कलर के ही देखने को मिलेगा ना, क्योंकि डोमिनेंट जो है वो पहली जनरेशन में देखने को मिलता है जनरली, डोमिनेंट ट्रेट वायलेट कलर का जो फ्लावर है प्लांट में, ये डोमिनेंट ट्रेट होता है, तो पहली जनरेशन में वायलेट सब देखने को मिलते हैं। तो इस तरह से ये पी प्लांट में क्रॉस होता है। और ये हमने देखा इनका एक्सपेरिमेंट, मेंडल का एक्सपेरिमेंट क्रॉस पॉलिनेशन, जिसमें वो इमैस्कुलेशन टेक्निक का यूज़ कर रहा है, ठीक है। और इसके अलावा बैगिंग और टैगिंग टेक्निक भी होती है। बैगिंग टेक्निक में क्या किया जाता है ना, फ्लावर को ढक दिया जाता है, ठीक है। जब ये पूरा प्रोसेस हो जाएगा, उसको हम लोग लाके स्प्रे कर देंगे पॉलन ग्रेन फ्लावर पे, तो फ्लावर को ढक भी देंगे, ठीक है, उसको बैग से कवर कर देंगे ना। जैसे ये फ्लावर है, इस पर हमने जब लाके पॉलन ग्रेन को स्प्रे कर दिया अपने डिजायर्ड प्लांट से, ठीक है, तो फिर हम लोग इसको क्या करेंगे, एक बैग के अंदर ढक देंगे, पॉलीथीन बैग होता है, ठीक है, पॉलीथीन टाइप का बैग होता है, और या किसी पॉलीमर का जो है बैग बना होता है जनरली, तो उससे हम लोग इसको कवर कर देते हैं, ताकि इसमें कोई अनडिज़ायरेबल जो है क्या ना हो जाए, पॉलिनेशन ना हो जाए या फर्टिलाइजेशन ना हो जाए, ठीक। तो इस तरह से ही हमारा कंप्लीट होता है क्रॉस पॉलिनेशन। आई होप इतना आपको समझ में आएगा। तो यहाँ पे मेंडल का जो एक्सपेरिमेंट है ना, मेंडल ने जो एक्सपेरिमेंट किया था अपने, तो उन्होंने सबसे पहले इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन, यानी वन जीन के इनहेरिटेंस पे एक्सपेरिमेंट किया था, ठीक है, सिंगल जीन के इनहेरिटेंस पे ना। इनका जो सबसे पहला एक्सपेरिमेंट है इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन पे है, ठीक। अब ये इनहेरिटेंस कैसे है, मतलब सिंगल जीन का कहने मतलब क्या, सिंगल कैरेक्टर को ये एक बार में एक कैरेक्टर कंसिडर कर रहे थे, और इसीलिए ये सक्सेसफुल भी रहा, ठीक है। तो मेंडल के सक्सेस का एक जो इनका वो था, ठीक है, फीचर था, वो ये क्या था कि इनकी जो सारी एक्सपेरिमेंट थी ना, तो वो एक बार में एक साल, या हम कह सकते हैं कि वो एक ही कैरेक्टरिस्टिक के ऊपर, प्लांट के कैरेक्टरिस्टिक के ऊपर फोकस करते थे, और उसी पे वो उनकी उस प्लांट की डिफरेंट जनरेशन पे ध्यान देते थे, ठीक है। तो 7 साल इनका ये एक्सपेरिमेंट चला, और इन्होंने बग हर साल हम कह सकते हैं कि एक एक जो है प्लांट की कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर इन्होंने रिसर्च की और उसको एक्सप्लोर किया ना। अब जैसे हम लोग प्लांट की हाइट लें, तो एक साल हो गया, मान लो प्लांट की हाइट टॉल है या डॉफ है, उस पर उन्होंने रिसर्च की, ठीक है। तो इस तरह से इन्होंने रिसर्च की अपनी, और एक बार में ये एक ही प्लांट के कैरेक्टरिस्टिक को लेते थे ना। किसी साल प्लांट के सीड के कैरेक्टरिस्टिक को ले लिया कि प्लांट का सीड येलो है या ग्रीन है, ठीक। तो इस तरह से इन्होंने रिसर्च की, तो एक बार में एक कैरेक्टर का की रिसर्च करते थे, प्लांट का सीड का कलर हो गया, या प्लांट का जो हाइट हो गई, ठीक है, या प्लांट के पॉड का शेप हो गया, इस तरह से उन्होंने रिसर्च की। मेंडल वेयर ही क्रॉस टॉल एंड डॉग ट्री प्लांट बाय स्टडीज इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन। इन्होंने क्या किया था, देखो सबसे पहले ट्वेल्व जनरेट प्लांट्स ऑफ द फर्स्ट हाइब्रिड एंड ना, क्रॉस इन्होंने जो क्रॉस किया था, ठीक है, तो प्लांट और टॉल प्लांट जो है पी प्लांट जो है वो टॉल लिया था और डॉफ लिया था, ठीक। तो उसके बीच में क्रॉस कराया, तो उनको पहली हाइब्रिड जनरेशन मिली, क्योंकि क्या हुआ कि जब अलग अलग हम लोग वैरायटी वाले
प्लांट्स को या एनिमल्स का क्रॉस कराते हैं तो उनसे जो ऑफस्प्रिंग मिलते हैं उनमें वो दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाते हैं, ठीक है। लेकिन शो वही होता है जो डोमिनेंट होता है ना। तो ये प्लांट्स जो हमें मिले, जैसे यहाँ पे इन्होंने क्या किया कि पर्पल प्लांट का जो क्रॉस है, पर्पल पर्पल कलर वाले प्लांट्स का या वायलेट कलर वाले प्लांट्स का जो क्रॉस है वो किससे कराया, वाइट कलर वाले प्लांट से कराया, ठीक है। तो पर्पल कलर वाले प्लांट्स का क्रॉस वाइट कलर वाले फ्लावर वाले प्लांट से इन्होंने कराया, ठीक है। ये देखो यहाँ पे दिख रहा है ना, पर्पल कलर के फ्लावर है प्लांट के और ये वाइट कलर का फ्लावर है, तो इन दोनों का क्रॉस कराया ना। क्रॉस कराने के लिए इसके अंदर से पॉलन ग्रेन लेके ब्रश से और इसके स्टिग्मा पे ब्रश से पॉलन ग्रेन को स्प्रे कर दिया। तो ये जब चीज़ इन्होंने की तो इनको जो फर्स्ट जनरेशन में जो प्लांट मिले सारे के सारे क्या थे, ये पर्पल थे, वॉयलेट थे, ठीक है। ये वॉयलेट है सारे के सारे। तो शो तो ये डोमिनेंट ट्रेड कर रहे हैं, लेकिन अगर हम लोग इसके कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करेंगे ना, तो इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर ड्वार्फ प्लांट के क्या कहते हैं, वाइट कलर वाले, क्योंकि वाइट कलर से क्रॉस कराए ना, तो वाइट कलर वाले फ्लावर के भी ट्रेट होंगे ना। जैसे वायलेट है, इसके लिए हम लोग क्या ले लें, वायलेट कलर के लिए कैपिटल भी ले लें, ठीक है। वायलेट के लिए अगर कैपिटल भी ले लें, ठीक है, तो सारे के सारे वॉयलेट दिख रहे हैं, ये सब में कैपिटल वी होगा ना, इन सब में कैपिटल वी तो होगा, जिसकी वजह से ये वॉयलेट दिख रहे हैं, ये सारे हाइब्रिड है। लेकिन क्योंकि क्या है कि फर्स्ट जनरेशन में, अभी आपको बताया थ्योरी में कि फर्स्ट जनरेशन में हमको क्या मिलते हैं, हाइब्रिड प्लांट मिलते हैं। फर्स्ट जनरेशन में जितने भी प्लांट मिलेंगे, ऑफस्प्रिंग मिलेंगे, ये सब क्या होंगे, हाइब्रिड होंगे। बस चेक कर लेते हैं स्ट्रीम हेल्थ, ठीक है। तो सारे के सारे वॉयलेट देखने को मिलते हैं। और इसमें जो इनके जनरेशन हैं, तो इनके जो फ्लावर का कलर है सबका वॉयलेट है, लेकिन बहुत ज़्यादा ही है ना, लैग हो रहा है थोड़ा, इसमें बार बार लोडिंग हो रही है डायग्राम की, ठीक है। तो इसके अंदर स्मॉल वी बना देते हैं, सबके अंदर स्मॉल वी वाले फीचर होंगे देना। हेलो, हेलो, हाँ, क्या हो गया, हाँ नमस्ते, बोलो। अच्छा अच्छा, ठीक, सेंड करते हैं एक मिनट, ठीक है, इसी नंबर पे ना। तो यहाँ पे जो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स देखने को मिलते हैं ना, इनके अंदर क्या है, स्मॉल पी ना, इन सब के अंदर स्मॉल वी वाला ट्रेड भी है, यानी इन सब के अंदर वाइट कलर के फ्लावर का ट्रेड भी है ना। यहाँ पे सबके अंदर स्मॉल वी लिख देते हैं। यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोडिंग हो रही है, तो इसको चेंज करना पड़ेगा लग रहा है, इसको चेंज करना पड़ेगा, एक मिनट।
यही तो तरीका था। ठीक, आगे आ तो यहाँ पे हम लोग क्या पढ़ रहे थे? हाँ, तो इसकी जो पहली जनरेशन में जितने भी ऑफस्प्रिंग हैं ये सब कैसे मिलेंगे? इस तरीके देखने को मिलेंगे, ठीक है। यानी ये सब कैसे होंगे? वायलेट कलर के इनके फ्लावर होंगे। तो इनका जो स्ट्रक्चर बनेगा, जीन का स्ट्रक्चर, वो क्या होगा? कैपिटल वी, स्मॉल वी, कैपिटल वी, स्मॉल वी ना, इन सब में। यानी सब हाइब्रिड हैं, दिख तो रहे हैं वायलेट कलर के फ्लावर, लेकिन अगर इनकी नेक्स्ट जनरेशन हम बनाएं तो कहीं ना कहीं इनमें हमें स्मॉल वी प्लांट वाले यानी वाइट कलर के फ्लावर वाले प्लांट भी देखने को मिलेंगे। तो ये सब जितने भी प्लांट देखने को मिल रहे हैं ये सब कैसे कलर के? वायलेट कलर के। लेकिन जब हम इनके ऑफस्प्रिंग बनाएंगे, इनको फिर से क्रॉस कराएंगे और इनके ऑफस्प्रिंग बनाएंगे, तो वो किस तरह के होंगे? वो हो सकता है वाइट कलर के भी हों ना, पर्पल कलर के भी हों और वाइट कलर के भी, क्योंकि सब में स्मॉल वी का एलील भी है ना। ये पूरा एक जो सेट होता है ये होता है जीन, ठीक है। इसमें दो एलील होते हैं, ये हम कह सकते हैं पूरा एक करेक्टर है जिसमें दो ट्रेट है ना। तो एक कैपिटल भी है, एक स्मॉल भी है ना, एक वायलेट फ्लावर का, एक येलो वाइट फ्लावर का ट्रेट है ना। एक कैपिटल भी एलील या कैपिटल स्मॉल भी है ना, एलील है। तो दो एलील या दो ट्रेट है और इसका एक सेट जो है ये जीन या जिसको हम कैरेक्टर बोलते हैं। तो मेंडल ने क्या किया था? मेंडल ने, ठीक है, F1 जनरेशन से जो प्लांट्स लिए थे ना, इन्होंने टॉल और डॉफ प्लांट पे एक्सपेरिमेंट किया था। ये तो हमने आपको वायलेट कलर और यानी फ्लावर के कलर के बेसिस पे बताया, ठीक है। लेकिन इनका जो एक्सपेरिमेंट था असल में, इनिशियल एक्सपेरिमेंट, वो प्लांट के कलर के बेसिस पे था और उसमें 3:1 का यहाँ पर हम देखते हैं अभी कैसे। इन्होंने क्या किया कि टॉल और डॉफ वेराइटी ली, इसको बोलते हैं पेरेंटल जनरेशन, पेरेंट, ठीक है। ये मेल हो गया मान लो और ये फीमेल हो गई, ठीक है, ये हो गई फीमेल ना। तो मेल और फीमेल इस तरह से इन्होंने लिए, टॉल प्लांट और डॉफ प्लांट, ठीक है। टॉल प्लांट के पॉलन ग्रेन वगैरह इन्होंने इकट्ठा किया और डॉफ प्लांट पे स्टिग्मा स्टाइल वगैरह स्टिग्मा पे इंट्रोड्यूस करा दिए, स्प्रे करा दिए, जिसकी वजह से क्या हुआ? इनमें क्रॉस पॉलिनेशन हुआ। तो जब क्रॉस पॉलिनेशन इन्होंने कराया इनके बीच में, यह हाइब्रिडाइजेशन, जिसको हम लोग हाइब्रिडाइजेशन भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं? हाइब्रिडाइजेशन। तो जब हाइब्रिडाइजेशन कराया तो इससे क्या हुआ? टॉल और डॉफ वेराइटी ना, दोनों, अच्छा टॉल को हम तो क्या लिख सकते हैं? कैपिटल टी। मान लो ये दोनों प्योर ब्रीडिंग लाइन्स हैं, ये कैपिटल टी है, ये भी कैपिटल टी, और ये स्मॉल टी और ये भी स्मॉल टी ना, ये स्मॉल टी और ये भी स्मॉल टी, ठीक। मतलब इस टॉल के जो जीन है उसमें दोनों सेम ट्रेट हैं, दोनों सेम एलील हैं, कैपिटल टी के, यानी ये प्योर टॉल है ना। होमोजाइगस कंडीशन इसको बोलते हैं, ठीक है। जब दोनों एलील या दोनों ट्रेट सेम होते हैं, दोनों टॉल के ट्रेट हैं और टॉल के एलील है, टॉलनेस के ट्रेट हैं, टॉलनेस के एलील है, और ये कैरेक्टर जो प्लांट की हाइट का कैरेक्टर है। दूसरा इसी तरह से हमें फीमेल भी लिया, डॉफ, जो प्योर डॉफ थी, यानी उसमें होमोजाइगस कंडीशन थी डॉफनेस की, और इसमें दोनों एलील कैसे थे? डॉफनेस के एलील थे, स्मॉल टी, ठीक है। या दोनों हम कह सकते हैं जो इनके ट्रेट्स थे वो सेम थे, स्मॉल टी थे। जब इंट्रोड्यूस कराया इन दोनों को, जब क्रॉस कराया तो इससे क्या हुआ ना, इसका कैपिटल टी स्मॉल टी इस तरह से बना, ठीक है। और फिर इस तरह से कैपिटल टी स्मॉल टी ना, इस तरह से हम लोग क्रॉस कराते हैं जनरली, कैपिटल टी स्मॉल टी और, एक मिनट, इस तरह से कैपिटल टी स्मॉल टी और ये बने। तो अगर देखें ये टी इस टी से मैच करेगा, कैपिटल टी स्मॉल टी, तो ये कॉम्बिनेशन कैपिटल टी स्मॉल टी का बनेगा ना। ये टी अगर इस टी से मैच करेगा तो भी कैपिटल टी स्मॉल टी बनेगा, ठीक। ये टी अगर इस टी से मैच करेगा तो भी कैपिटल टी स्मॉल टी बनेगा, और ये टी अगर इस टी से मैच करेगा तो भी कैपिटल टी स्मॉल टी बनेगा। तो कोई भी कंडीशन हो, हमें कैपिटल टी स्मॉल टी की कंडीशन ही देखने को मिल रही थी, ठीक है। यानी इसके जो ऑफस्प्रिंग थे वो सारे के सारे क्या बन रहे थे? इसके जो सारे के सारे ऑफस्प्रिंग थे फर्स्ट जनरेशन, जिसको F1 बोलते हैं, फर्स्ट फिलियल जनरेशन, ठीक है। ये पहली जनरेशन के ऑफस्प्रिंग। तो F1 जितने भी हमें देखने को मिल रहे थे ये सब कैसे मिल रहे थे? हाइब्रिड टॉल देखने को मिल रहे थे। दिख तो रहे हैं ये सब टॉल ना, देखो ना टॉल दिख रहे हैं इसके, ठीक है। जो ऑफस्प्रिंग बने पहली जनरेशन में F1 में, पहले टॉल डॉफ पेरेंट्स लिए थे हमने, तो जो इसके ऑफस्प्रिंग बने ये टॉल देखने को मिल रहा है। लेकिन ये टॉल होते नहीं हैं, ठीक है, ये टॉल नहीं होते,
ये कैसे होते हैं, ये हाइब्रिड टॉल होते हैं, इनको हम हाइब्रिड टॉल बोलते हैं, यानी ये हमें कैपिटल टी स्मॉल टी टाइप के देखने को मिलते हैं, ठीक है। इनके अंदर जो एलील होते हैं ये हेट्रोजाइगस, कैसे एलील होते हैं, हेट्रोजाइगस कंडीशन देखने को मिलती है, यानी एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी, इसके अंदर एलील होता है, एक टॉलनेस का एलील होता है, एक डॉफनेस का एलील होता है, ठीक है। तो टॉलनेस और डॉफनेस दोनों का एलील या दोनों के ट्रेट होते हैं, जिसकी वजह से दिखते तो टॉल है लेकिन इनके अंदर डॉफनेस का एलील भी है, यानी इनसे आने वाली जनरेशन जो है वो कहीं ना कहीं ड्रॉप हो सकती है, ठीक है। तो अब इनकी जब सेल्फिंग कराते हैं, टॉल की हाइब्रिड टॉल की जब सेल्फिंग कराए, दोनों एक कैपिटल टी था और एक स्मॉल टी था, ठीक है, हाइब्रिड बना था, और एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी, इन दोनों हाइब्रिड की जब हम लोग सेल्फिंग कराते हैं, एक दूसरे से जब इनको क्रॉस कराएंगे, ठीक है, सेम टाइप के करा रहे हैं ना, सेम टाइप के प्लांट के बीच में क्रॉस करा रहे हैं, तो सेल्फिंग इसको बोल देते हैं, ठीक है। जब सेल्फिंग कराते हैं सेल्फ पॉलिनेशन, तो इसमें क्या होगा, हमको जितने भी देखने को मिलेंगे ये 4 तरह के देखने को मिलेंगे, ठीक है, 4 तरह के बनेंगे। एक बनेगा कैपिटल टी, ठीक है, और एक बनेगा कैपिटल टी स्मॉल टी ना, कैपिटल टी स्मॉल टी। इसी तरह से इससे भी एक बनेगा कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी, लेकिन जब भी ये इस तरह की कंडीशन होती है तो कैपिटल पहले लिखते हैं, स्मॉल बाद में, ठीक है। हालांकि स्मॉल टी और कैपिटल टी बन रहा है, लेकिन हम लोग उसको लिखेंगे कैपिटल स्मॉल टी, कैपिटल टी और स्मॉल टी, और ये जो स्मॉल टी इस स्मॉल टी से मैच करेगा, ठीक है, ये स्मॉल टी इस वाले स्मॉल टी से, तो यहाँ पे क्या बनेगा, स्मॉल टी, तो ये कंडीशन देखने को मिलेगी। कैपिटल टी से मैच किया, कैपिटल टी बना, ये प्योर टॉल बना है, ठीक है, प्योर टॉल बना। यहाँ पे हम देखें तो ये प्योर टॉल की कंडीशन जो पहली वाली देखने मिली, ये प्योर टॉल है, ठीक। दूसरा जो बने हैं दो, ये हाइब्रिड टॉल बने हैं ना, हाइब्रिड कंडीशन फिर से देखने को मिली, ये दोनों टॉल फिर से क्या बने, हाइब्रिड बने, कैपिटल टी स्मॉल टी वाले। और लास्ट वाला जो बना है डॉफ, ये प्योर डॉल्फ है, ठीक है, ये भी होमोजाइगस कंडीशन, ये कैपिटल टी और स्मॉल टी ये दोनों होमोजाइगस कंडीशन है, लेकिन कैपिटल टी और स्मॉल टी ये क्या है, हेट्रोजाइगस कंडीशन है। तो कैपिटल टी और स्मॉल टी क्या है, हेट्रोजाइगस, ये टॉल दोनों जो है ये हेट्रोजाइगस है, और ये फिर से हमें स्मॉल टी देखने को मिले, डॉफ कंडीशन देखने को मिली, प्योर डॉफ कंडीशन। और ये क्या होता है, मोनो हाइब्रिड क्रॉस, इसको क्या बोलते हैं, मोनो हाइब्रिड क्रॉस बोलते हैं। तो अब अगर हम लोग इसकी बात करें, ये हमने देखा इसके क्या सबसे पहले इन्होंने किया था, मेंडल ने सबसे पहले क्या किया, टॉल और डॉफ प्लांट लिए, ठीक है, प्योर टॉल प्योर डॉफ, और ये पेरेंटल जनरेशन थी, इसको क्रॉस कराया, F1 जनरेशन आई, हाइब्रिड वगैरह कराया ना, हाइब्रिडाइजेशन। तो इसमें जो टॉल प्लांट बने ये कैसे थे, ये हाइब्रिड टॉल थे, यानी कैपिटल की स्मॉल टी, इसमें दोनों एलील थे, दोनों तरह के ट्रेट थे। फिर इनके बीच में सेल्फिंग कराई, तो जब सेल्फिंग कराई तो इनके बीच में क्या देखने को मिला कि दोनों क्या थे, या तो कैपिटल टी बन रहे थे, या तो कैपिटल टी स्मॉल टी, या तो कैपिटल टी स्मॉल टी, और या स्मॉल टी, इस तरह के बन रहे थे 4 टाइप। यहाँ पे हमको 4 ऑफस्प्रिंग देखने को मिले जो 3 टाइप्स के थे, एलील के बेसिस पे 3 टाइप के हैं, ठीक है, कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी। अच्छा, यहाँ पे अगर इसकी काउंटिंग करें तो एक प्योर के टॉल है, 2 हाइब्रिड टॉल है और एक प्योर डॉफ है, 1:1 का रेशियो मिल रहा है देखने को, ठीक है। ये क्या है, ये प्योर टॉल है कैपिटल टी, ठीक है, दूसरा कैपिटल टॉल जो है ये 2 टॉल, ये क्या है, हाइब्रिड टॉल, ठीक है, हेट्रोजाइगस कंडीशन है, कैपिटल टी स्मॉल टी, और ये प्योर डॉफ है स्मॉल टी। तो 1:1 कंडीशन देखने को मिलती है, इसको हम लोग लिखते हैं 1:2:1, ठीक है, 1:2। जीनोटाइप, इसको क्या बोलते हैं, जीनोटाइप, जी यहाँ पे लिख देते हैं, तो ये जीनोटिपिक रेशियो होता है ना, जीन के बेसिस पे, एलील के बेसिस पे जब हम लोग इसका रेशियो निकालें किस एलील के या किस जीन के कितने इंडिविजुअल हैं, जैसे ये टॉल है तो ये कैपिटल टी जीन का है, ठीक है, ये दोनों टॉल हैं हाइब्रिड वाले, तो ये कैपिटल टी स्मॉल टी जीन के हैं, ये डॉफ है प्योर डॉफ 1, तो ये स्मॉल टी जीन का है, ठीक है। तो जीनोटाइप रेशियो क्या जाएगा, 1:1 ना। लेकिन अगर हम फिनोटाइप रेशियो निकालें, अच्छा ये 4 प्लांट हो, चाहे 8 हो, चाहे 16 हो, जितने भी हो, क्योंकि प्लांट तो बहुत सारे, जब खेती बाड़ी करेंगे वहाँ पे एक्सपेरिमेंट करेंगे हम लोग रिसर्च उसमें, तो प्लांट तो बहुत सारे होंगे, तो इसी तरह का रेशियो अगर हम लोग सबकी काउंटिंग वगैरह करेंगे तो इसी तरह का रेशियो निकलेगा, 1:2:1 का, उसको सिम्प्लीफाई करेंगे तो लगभग ऐसा ही रेशियो निकल के आता है ना। इसमें बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन करनी पड़ती है, सिंपल वे में अगर इसको समझें तो हमें टॉल सिंगल इंडिविजुअल देखने को मिलेगा, और प्योर टॉल सिंगल मिलेगा, हाइब्रिड टॉल 2 मिलेंगे, और प्योर डॉफ 1। अच्छा, ये तीनों टॉल जो है ये है तो सेम, ठीक है तो टॉल ही ना, तो फिनोटाइप के बेसिस पे ना, यानी अपीयरेंस के बेसिस पे, फिनोटाइप क्या होता है, अपीयरेंस किस तरह का दिख रहा है, कोई प्लांट किस तरह का दिख रहा है, तो फिनोटाइप के बेसिस पे क्या हो जाएंगे, 3:1 का रेशियो आ जाएगा, 3 टॉल मिलेंगे और 1 डॉफ मिलेगा, तो इसके बेसिस पे हमें 3:1 का रेशियो देखने को मिलता है, ठीक है, इनके अपीयरेंस के बेसिस पे हमें
3:1 का रेशियो देखने मिलता है। तो जीनोटाइप होता है 1:1, ठीक है, और फिनोटाइप क्या होता है 3:1। ये आपको याद रखना, एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये हमने देखा मेंडल का एक्सपेरिमेंट पी प्लांट पे टॉल और डॉग से रिलेटेड, और इसके बेसिस पे इन्होंने क्या दिया, लॉ ऑफ डोमिनेंस दिया ना। इसके बेसिस पे उन्होंने क्या बताया, लॉ ऑफ डोमिनेंस। लॉ ऑफ डोमिनेंस में उन्होंने क्या बताया कि कुछ जो होते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स, कुछ ट्रेट्स जो होते हैं वो डोमिनेंट होते हैं और कुछ रेसेसिव होते हैं, ठीक है। तो जब उन्होंने लॉ ऑफ डोमिनेंट दिया तो उन्होंने यही बताया, डोमिनेंस दिया तो उन्होंने बताया कुछ जो फैक्टर्स होते हैं या कुछ ट्रेट होते हैं ना, वो डोमिनेंट होते हैं और वो पहली जनरेशन में अपीयर होते हैं। जैसे यहाँ पे टॉलनेस का जो ट्रेट था या टॉलनेस का जो कह सकते हैं एलिल था, वो पहली जनरेशन में अपीयर हो रहा था, तो ये क्या है, डोमिनेंट है। और कुछ जो होते हैं वो क्या होते हैं, रिसेसिव होते हैं, यानी वो फर्स्ट जनरेशन में अपीयर नहीं होते, ठीक है। जैसे डॉफनेस का यहाँ पे जो कैरेक्टरिस्टिक था या ट्रेट था वो क्या था, रिसेसिव था, तो वो फर्स्ट जनरेशन में अपीयर नहीं हो रहा था, ठीक। तो इस तरह से हमें देखने को मिलता है टॉल और डॉग के कैरेक्टरिस्टिक्स। इसको हम लोग लॉ ऑफ डोमिनेंस ही बोलते हैं ना, लॉ ऑफ डोमिनेंस। आई होप ये सब क्लियर हुआ होगा आपको, और अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो कमेंट में यस जरूर लिखिएगा, ठीक है। बस चेक कर लेते हैं कोई क्वेरी या डाउट तो नहीं है। जो भी आपकी क्वेरी या डाउट रहा कर आप यहाँ पे पूछ सकते हैं, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। लाइक जा रहा है हम लोग, लाइक तो जा रहा है। किसी की कोई कमेंट या डाउट अभी तक नहीं आता, क्वेरी है, चलो नेक्स्ट अब हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं यहाँ पे डोमिनेंट और रेसेसिव, दो तरह के फैक्टर हो गए ना, डोमिनेंट फैक्टर और रेसेसिव फैक्टर। इस चीज़ को यहाँ पे थ्योरी में लिखा हुआ है सब वही चीज़ें, ठीक है। तो उसको इन्होंने थ्योरी में लिख दिया, ये आप लोग एक बार रीड कर लेंगे, ठीक है। काफ़ी सारी यहाँ पे चीज़ें दी हुई हैं जो आपको रीड करनी है। यहाँ पे कुछ बेसिक बेसिक डेफिनेशन आपको बता दें। रेशियो क्या रहा, 1/4 जो है वो ड्रॉप देखने को मिले, 3/4 जो है वो हाइब्रिड देखने को मिले ना, और 3/4 टॉल और किस तरीके से टॉल थे, 3/4 यानी 3 जो प्लांट थे वो टॉल थे और एक ड्रॉप था ना। अच्छा, यहाँ पे 3:1 का रेशियो देखने को मिला फिनोटाइप और जीनोटाइप 1:2:1 का। तो उन्होंने फैक्टर्स कहा था जो जीन को रेगुलेट करते हैं या ट्रेड को रेगुलेट करते हैं, ठीक है। उस टाइम पे जीन टर्म तो था नहीं, ठीक है। तो किसी कैरेक्टरिस्टिक को या ट्रेड को रेगुलेट करने वाले जो भी हमारे अंदर कंपोनेंट्स हैं, जो भी हमारी अंदर चीज़ें हैं, उनको हम क्या कह सकते हैं, फैक्टर कह सकते थे उस टाइम में, मेंडल के टाइम पे, ठीक है। बाद में फिर क्रोमोसोम वगैरह की डिस्कवरी हो गई, जीन्स की डिस्कवरी हो गई, तो जीन नाम दे दिया गया। एलीज क्या होते हैं, जीन्स विच कोड फॉर अ पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं एलील। सेम जीन की अलग अलग फॉर्म्स को हम लोग एलील कहते हैं, अगर हम सिंपल वे में समझे तो सेम जीन, एक ही जीन है, उसकी अलग अलग फॉर्म्स जो होती हैं ना। जैसे एक जीन है प्लांट की हाइट का, उसकी अलग अलग फॉर्म क्या है, टॉलनेस वाला जीन और एक होगा शॉर्ट डॉफनेस वाला जीन। तो दो अलग अलग जीन जो होंगे इसी को हम लोग अलग अलग एलील बोल सकते हैं, ठीक है। तो जो जीन्स जो होते हैं वो अलग अलग ट्रेट्स के लिए, जब कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स के लिए पेयर करते हैं, उनके लिए जब एक्सप्रेशन देते हैं जीन, तो उसको हम लोग एलील्स बोल सकते हैं। तो ये थोड़ी सी टेक्निकल डिफिनेशन इसकी, जीन्स जो कि अगर ट्रेट्स के कॉन्ट्रास्टिंग पेयर के लिए, ठीक है, कोड करते हैं तो उसको एलील बोलते हैं। और अगर सेम के लिए करते हैं, सेम जीन के लिए कोड करते हैं, सेम जीन जो है उसके अलग अलग फॉर्म देखने को मिलते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एलील बोलते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करें यहाँ पे डोमिनेट और रेसेसिव। आपको बताता जो कैरेक्टर डोमिनेट करता है, जो होता है ट्रेड डोमिनेट करता है, ठीक है, उसको डोमिनेंट ट्रेड बोलते हैं। और रेसेसिव कहते हैं जो छुप जाता है उसको रेसेसिव बोलते हैं, जो हमें शो नहीं होता, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स या ट्रेड, इसको रेसेसिव बोलते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग बात करने वाले मोनोहाइब्रिड क्रॉस की, ठीक है। मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है, अभी हम लोग एक जीन कंसिडर कर रहे थे, ठीक है। तो जब हम लोग एक जीन सिंगल जीन कंसिडर करते हैं तो उसको बोलते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस ना। मोनोहाइब्रिड क्रॉस का मतलब क्या होता है कि हम लोग सिंगल जीन कंसिडर करते हैं, एक बार में एक प्लांट का कैरेक्टरिस्टिक लेते हैं। जैसे अभी प्लांट पे टॉलनेस या डॉफनेस का कैरेक्टरिस्टिक ले रहे थे, तो इसको हम लोग बोलते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस ना। कैपिटल ये तो यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। इसी तरह से तो देखा था अभी हमने ना, एक बार फिर समझा देते हैं। टॉलनेस वाला ये प्लांट है और ये ये टॉल प्लांट है, प्योर टॉल प्लांट, ठीक है। और ये प्योर डॉफ प्लांट है ना। इनके बीच में जब क्रॉस कराया गया तो इनका गैमेट का फॉर्मेशन हुआ। अब यहाँ पे लगेगा लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, क्या लगेगा, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, कि इनका जो टॉल प्लांट था
उसके दोनों एलील अलग अलग हो गए, उनके जब गैमेट बने, ठीक है, मेल गैमेट जब बने तो दोनों उसके क्या हो गए, गैमेट अलग अलग हो गए, दोनों एलील अलग अलग हो गए, यानी एक गैमेट में कैपिटल टी और दूसरे में कैपिटल टी आ गया। यहाँ पे तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, जब गैमेट अलग भी होंगे तो सेम टाइप के ही गैमेट रहते हैं ना। मान लो ये क्या था, ये अगर हाइब्रिड होता, कैपिटल टी स्मॉल टी कंडीशन होती, तो क्या होता, तो यहाँ पे एक गैमेट जो बनता है वो कैपिटल टी वाला बनता है क्योंकि उसमें कैपिटल टी एलील आता, और एक में स्मॉल टी वाला गैमेट बनता है जिसमें स्मॉल टी एलील आता। तो यहाँ पे देखो अलग अलग टाइप के गैमेट हो गए ना, तो यहाँ पे गैमेट क्या है, सेम है, और यहाँ पे गैमेट क्या अलग अलग है, कैपिटल टी स्मॉल टी। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या होता है कि जब गैमेट का फॉर्मेशन होता है तो उस टाइम पे जो प्लांट के जब गैमेट बनते हैं तो उसमें अलग अलग टाइप के एलील जाते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एक गैमेट में कैपिटल टी एलील गया है, टॉलनेस वाला, और एक गैमेट में स्मॉल टी वाला एलील गया यानी डॉपनेस वाला। तो जो कैपिटल टी वाला होगा वो प्लांट को क्या बना देगा, टॉल बना देगा, और जो स्मॉल टी वाला होगा ना, अगर वो स्मॉल टी के साथ आएगा तब वो डॉप बनाएगा, वरना तो कुछ ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा कैपिटल टी के साथ आता है तो यहाँ पे लॉ ऑफ डोमिनेंस भी लगता है, ठीक है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन भी लगता है। अच्छा, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को ही हम लोग क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स, ठीक है, इसको प्योरिटी ऑफ गैमेट्स का लॉ भी बोलते हैं ना, और इसी को मेंडल का पहला लॉ भी बोला जाता है, ठीक है। ये आपको कुछ चीज़ें याद रखनी है, ठीक। तो इसको मेंडल का, हालांकि लॉ ऑफ डोमिनेंस मेंडल का पहला लॉ है, लेकिन जो फर्स्ट लॉ माना जाता है ना उनकी रिसर्च के अकॉर्डिंग, तो मेंडल का फर्स्ट लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को यानी लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट को माना जाता है। अब से ये एमसीक्यू में पूछ दिया जाता है तो इसको आप आंसर कर पाएंगे अगर आपको पता होगा। ये स्क्वायर जैसे यहाँ पे बना है, इसको हम लोग बोलते हैं पुनेट स्क्वायर ना, इस तरह का स्क्वायर फॉर्म में स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल रहा होगा, ठीक है, बर्फी जैसा। ये पुनेट स्क्वायर है ना, ये क्या पुनेट स्क्वायर है, चार चार इसमें खाने बने हुए, चार या चार के मल्टीपल होते हैं पुनेट स्क्वायर में, ठीक है, चार हो सकते हैं, 16 हो सकते हैं, ऐसे ऐसे हो सकते हैं, ठीक है। जब ये दोनों गैमेट टॉल टॉल वाले और डॉफ वाले दोनों गैमेट मिले अलग अलग पैटर्न में तो क्या बना, कैपिटल टी स्मॉल टी से एक बार ये टी इस टी से मिला तो कैपिटल टी स्मॉल टी बन गया, एक बार ये टी इस टी से मिला, ठीक है, कैपिटल टी स्मॉल टी ये बन गया, एक बार ये टी इस टी से मिला तो कैपिटल टी स्मॉल टी ये बन गया, और एक बार कैपिटल टी स्मॉल टी से मिला तो ये स्मॉल, यानी फर्स्ट जनरेशन में अगर आप देखें तो क्या बन रहा है, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, सारे के सारे जो है प्लांट वो हाइब्रिड हैं F1 जनरेशन में, फर्स्ट फिलियल जनरेशन जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, आप लोग अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि तीन साइंटिस्ट कौन से थे जिन्होंने रीडिस्कवरी की थी, मेंडल के लॉज की रीडिस्कवरी कौन से तीन साइंटिस्ट ने की थी, ये आपको कमेंट करके बताना है, ठीक। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, हाँ, फर्स्ट फिलियर जनरेशन में सारे के सारे हाइब्रिड टॉल प्लांट हमको देखने को मिले, देखने में सब टॉल होते हैं। फिर जब हम लोग इसकी सेल्फिंग कराएंगे हाइब्रिड टॉल की तो किस तरह के प्लांट देखने को मिलेंगे, तो जब सेल्फिंग कराते हैं तो ये प्लांट जो होते हैं, ठीक है, इसमें गैमेट बना टॉल में कैपिटल टी स्मॉल टी, इसमें टॉल में गैमेट बना कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है। तो दोनों कैपिटल टी मिलकर क्या बना दी, कैपिटल टी, दोनों कैपिटल टी और स्मॉल टी मिलकर क्या बना दी, कैपिटल टी स्मॉल टी, ये कैपिटल टी स्मॉल टी मिलकर क्या बना दिया, कैपिटल टी स्मॉल टी। तो अगर ये गड़बड़ हो गया डायग्राम, एक बार इसको रेस करने का कोई ऑप्शन नहीं है, कंट्रोल क्या, हो गया, सेटिंग चेक कर लें। तो इस तरह का हमको देखने को मिलता है कैपिटल टी स्मॉल टी टाइप के स्ट्रक्चर। अच्छा, इसमें बना क्या, कैपिटल टी बना, ठीक है, यानी ये प्योरोटॉल बना, ठीक है ना, इन दोनों की क्या करा है, क्रॉस करा है तो कैपिटल टी बना, इन दोनों को क्रॉस करा तो क्या बना, कैपिटल टी स्मॉल टी बना, और इन दोनों क्रॉस करा तो स्मॉल टी कैपिटल टी, हालांकि हम लोग लिखेंगे पहले क्या, कैपिटल टी स्मॉल टी ना, कैपिटल लेटर पहले लिखते हैं, और फिर स्मॉल टी का क्रॉस करा तो क्या बनेगा, स्मॉल टी बनेगा, है ना। तो इस तरह से हमको क्या देखने को मिले, 4 ऑफस्प्रिंग देखने को मिले, और इसमें से एक क्या है, प्योरोटॉल है, ये वाला आपका प्योरोटॉल है, कैपिटल है, ये वाला क्या है, डॉफ है, स्मॉल टी, ठीक है, ये वाला आपका कैपिटल टी स्मॉल टी है, और ये कैपिटल टी स्मॉल टी, तो ये हेट्रोजाइगस है ना, यानी दिखने में टॉल है, हाइब्रिड है, लेकिन है क्या, हेट्रोजाइगस, ठीक है, और दिखने में कैसा है, टॉल है। तो अगर हम फिनोटिपिक रेशियो देखें तो 3 टॉल हमको मिले, ये 3 ऊपर वाले, ठीक है, कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, तो ये तीनों टॉल होंगे, कैपिटल टी स्मॉल, कैपिटल टी स्मॉल टी, ये तीनों टॉल होंगे, और डॉफ एक होगा स्मॉल टी वाला, ये क्या होगा, डॉफ होगा ना, सिंगल। तो 3:1 का रेशियो फिनोटिपिक रेशियो देखने को मिलता है। जीनोटाइप क्या देखने को मिलता है, कैपिटल टी ये 1, कैपिटल टी स्मॉल टी ये 2, और स्मॉल टी ये 1, ठीक है, तो 1:1 रेशियो, ये जीनोटाइप। ये भी आपको ऊपर समझाया था ना किस तरह से देखने को मिलता है।
तो ये आपको याद रखना है कि फिनोटाइप रेशियो क्या होता है 3:1, जीनोटाइप होता है 1:1। क्योंकि इनके जीनोटाइप कैसे, क्योंकि इनके एलील अलग अलग हैं, यानी इनके जीन अलग अलग है ना। दो के जीन तो सिमिलर है, लेकिन एक का कैपिटल टी और एक का स्मॉल टी है। ठीक, तो इस तरह से ये मेंडल का लॉ पुनेट स्क्वायर में आपको बताया मोनोहाइब्रिड क्रॉस कैसे होता है ना। टू ब्रीडिंग टॉल प्लांट्स, टू ब्रीडिंग डॉग प्लांट्स भी आपने देखे, और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन भी आपने यहीं से समझ लिया कि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन भी क्या होता है। ये चीज़ की यहाँ पे थ्योरी लिखी हुई है, एक बार इसको आप पढ़ देंगे, ठीक है, तो आपको ये सब चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। थ्योरी में बहुत ज़्यादा ये सब चीज़ें लिखी हुई हैं, ठीक है, इसको पढ़िएगा। ये सब रीडिंग की चीज़ें हैं, दोबारा रीड कर लेंगे, आप समझ तो गई नहीं। इसी से रिलेटेड इन्होंने एक्सप्रेशन भी दिया था, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं यहाँ पे टेस्ट क्रॉस की, ठीक है। तो टेस्ट क्रॉस जो है ना, ये किस तरह से होता है और मेंडल ने इसका किस तरह से यूज़ किया टेस्ट क्रॉस का। तो टेस्ट क्रॉस जो होता है वो ये देखने के लिए होता है कि कोई प्लांट है ना, उसमें वो उसके जो जैसे वो हाइब्रिड है या वो प्योर है, ठीक है। ये इस चीज़ को देखने के लिए हम लोग टेस्ट क्रॉस करते हैं कि जो हमने ऑफस्प्रिंग बनाया, मान लो अगर वो प्योर हुए तो हम कैसे पहचानेंगे कि जब भी हम क्रॉस करा रहे हैं ना, तो हमें ये पहचानना पड़ता है कि भाई जो प्रोजेनी बने हैं वो क्या होने चाहिए, हाइब्रिड होने चाहिए, ठीक है। तो इस कंडीशन को पता लगाने के लिए कि वो प्लांट जो हाइब्रिड बने हैं, हम लोग टेस्ट क्रॉस करते हैं, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे क्या किया था हमने, अगर हम लोग ऊपर डायग्राम देखें ना, तो हमने कैपिटल टी और स्मॉल टी, टॉल और डॉग प्लांट का क्रॉस कराया था। तो इससे जो जितने भी बने थे ऑफस्प्रिंग हमारी, ये सब क्या बने थे, ये ऑफस्प्रिंग बने थे हाइब्रिड। अब ये पता कैसे चलेगा ये हाइब्रिड है, क्योंकि बाहर से देखने में ये जीन तो हमें दिखेंगे नहीं, कैपिटल टी स्मॉल टी लिखा हुआ तो उसमें दिखेगा नहीं कुछ भी ना, बाहर से देखने में तो सब टॉल ही दिखेंगे। तो हमें ये कैसे पता चलेगा कि इसके अंदर डॉग वाला एलील भी है ना। तो इसके लिए हमें क्रॉस कराना पड़ेगा, ये पता लगाने के लिए कि हाँ इसके अंदर डॉग वाला एलील है या नहीं है। इस चीज़ का पता लगाने के लिए, मतलब ये जो हमारा प्लांट बना ये हाइब्रिड है या नहीं, तो इसके लिए हम लोग जो क्रॉस करते हैं उसको क्या बोलते हैं, टेस्ट क्रॉस बोलते हैं ना। तो टेस्ट क्रॉस से हम इस चीज़ को टेस्ट करते हैं कि भाई इसके अंदर जो भी हमारा प्लांट बना है उसमें हाइब्रिड एलील है या नहीं, ठीक। मतलब उसमें एक कैपिटल और एक स्मॉल, या आप कह सकते हैं एक डोमिनेंट और एक रिसेसिव एलील है या नहीं। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है, जो हमारे पास है इसको हम लोग क्रॉस कराते हैं रिसेसिव से, स्मॉल टी से, ठीक है। तो रिसेसिव ट्रेट वाले हम लोग प्लांट से क्रॉस करा देते हैं, ठीक है। हमारे पास ये क्या है, हाइब्रिड प्लांट है, इसका हम लोग रिसेसिव ट्रेट वाले से क्रॉस कराएंगे और देखेंगे कि हमें किस तरह का रेशियो देखने को मिल रहा है। तो कैपिटल टी स्मॉल टी देखने को मिलेगा और कैपिटल टी स्मॉल टी देखने को मिलेगा, 50-50% इसमें रेशियो देखने को मिलता है। तो समझ में आ जाता है कि हाँ ये हमारे पास जो हमने प्लांट लिया था जिसका हमने क्रॉस कराया वो हाइब्रिड ही था, ठीक है। एक तो हमें पता है कि रेसेसिव है ना, प्योर डॉग प्लांट एक ले लिया, रेसेसिव जानबूझ के प्लांट कैसा ले लेंगे, प्योर डॉग, मतलब डॉग प्लांट ले लेंगे जिसकी कई जनरेशन जो हमें डॉग मिलता आ रहा होगा, तो प्योर वेराइटी डॉग वाली प्लांट की ले लेंगे, ठीक है, जो रेसेसिव हो जाएगी। और दूसरा हम लोग अपना जो ऑफस्प्रिंग बनाता है हाइब्रिड वाला वो ले लेंगे, ठीक है। और इस चीज़ को हम टेस्ट करें कि हाइब्रिड वाला वाकई में हाइब्रिड है या नहीं, इसमें रिसेसिव डोमिनेंट एलील दोनों एलील है या नहीं। तो इस चीज़ को क्या करने चेक करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कैपिटल टी स्मॉल टी इस तरह से क्रॉस कराए और क्या मिलेगा, स्मॉल टी और स्मॉल टी हाँ, ये अलग अलग हमको मिल जाएगा। तो स्मॉल टी और स्मॉल टी ये ट्रेट मिल जाएगा, ठीक है, दोनों में स्मॉल टी, ठीक है। तो हमको 4 ऑफस्प्रिंग मिले जिसमें से 2 क्या थे, हाइब्रिड थे और 2 रिसेसिव थे ना। तो ये इस तरह से टेस्ट क्रॉस किया जाता है। टेस्ट क्रॉस से हम लोग पता लगाते हैं कि हमने जो प्लांट ऑफस्प्रिंग बनाया वो हाइब्रिड है या नहीं है। इस चीज़ की टेस्ट हम लोग किससे करते हैं, रिसेसिव एलील से क्रॉस करा करते हैं, इसको बोलते हैं टेस्ट क्रॉस, ठीक। तो यहाँ पे टेस्ट क्रॉस मेंडल ने कराया था, F2 जनरेशन के जो भी प्लांट थे, ठीक है, हाइब्रिड वगैरह थे, इनका टेस्ट क्रॉस करा लेते हैं। तो इससे पता चल जाता है कि जो प्लांट है ना, और डोमिनेंट प्लांट का रेसेसिव पेरेंट है, ठीक है, इससे क्रॉस कराते हैं, ठीक है। तो डोमिनेंट फिनोटाइप का रेसेसिव पेरेंट से कराते हैं, जिससे हम लोग को क्लियर हो जाता है कि किस तरह का प्लांट हम लोग को मिला है और जो प्लांट है वो हाइब्रिड है या नहीं है। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, देखो टेस्ट क्रॉस कराया जा रहा है, तो यहाँ पे भी क्रॉस दिया हुआ है। ये वाइट कलर के फ्लावर थे, प्योर लाइन थी। अच्छा ये क्या है, बीच में हमारे पास पर्पल कलर के फ्लावर,
वायलेट कलर के फ्लावर है ना। और इसका हमने रिसेसिव होमोजाइगस रिसेसिव कैसे किया, अभी ये क्वेश्चन है कि भाई ये पर्पल है तो ये हेट्रोजाइगस है या होमोजाइगस है, ये कैसे पता चलेगा, मतलब ये हाइब्रिड है ये नॉर्मल है, ये कैसे पता चलेगा। तो इसका हम लोग क्या करेंगे, प्योर वाइट वाले से क्रॉस करा देंगे। आई होप आपको ये क्लियर होगा, वाइट वाले थोड़ा बहुत दिख रहा होगा ना, तो उससे अंदाज़ा लगा दीजिएगा ये प्योर वाइट है ना। और ये अगर ये प्योर पर्पल होगा ना, प्योर वायलेट होगा, तो ये कैसे बनाएगा ऑफस्प्रिंग, ये अपने ऑफस्प्रिंग जो बनाएगा वो क्या होंगे, सारे के सारे हाइब्रिड कंडीशन देखने को मिलेगी। ठीक है, डब्ल्यू डब्ल्यू मिल के कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू जब भी कंबाइन करेगा तो ये इस तरह से क्या देगा। ये तो नॉर्मल जो F1 जनरेशन में सारे के सारे हाइब्रिड टॉल मिल रहा है तो उस तरह के देखने को मिलेंगे। अगर ये क्या होगा प्योर क्या होगा, प्योर डोमिनेंट होगा, ठीक है, या प्योर ब्रीडिंग लाइन होगी तो हमें, और इसको हम लोग ये भी स्मॉल डब्ल्यू ये भी प्योर ब्रीडिंग लाइन है। जब दो प्योर ब्रीडिंग लाइन का कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट वाले प्योर ब्रीडिंग लाइन का हम लोग क्या कराते हैं, क्रॉस कराते हैं, तो हमको फर्स्ट जनरेशन में यही तो बिता था लॉ ऑफ डोमिनेंस में कि फर्स्ट जनरेशन में हाइब्रिड हमको देखने को मिलते हैं और सारे के सारे डोमिनेंट कैरेक्टरिस्टिक्स शो करते हैं। तो इससे ये क्लियर हो जाएगा, और फ्लावर्स आर वायलेट, ठीक है, अननोन फ्लावर इज होमोजाइगस डोमिनेंट, ये हमारा रिजल्ट निकल के आएगा कि अननोन फ्लावर जो वो क्या है, होमोजाइगस डोमिनेंट है। अगर सारे के सारे हमको वायलेट देखने को मिल रहा है फ्लावर ना, क्योंकि जब भी हम लोग डोमिनेंट और रिसेसिव का क्रॉस कराते हैं तो हमको फर्स्ट जनरेशन में तो क्या देखने को मिलते हैं, सारे के सारे डोमिनेंट देखने को मिलते हैं ना। और इससे क्लियर होगा कि होमोजाइगस था। लेकिन मान लो कि होमोजाइगस ना हुआ, ये क्या हुआ, हाइब्रिड हुआ, इस तरह का भी तो हो सकता है, वायलेट दिख रहा है लेकिन ये हाइब्रिड होगा, कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू ना, और ये रिसेसिव से करा है स्मॉल डब्ल्यू से, तो ये किस तरह का हो जाएगा, इसमें कुछ फ्लावर हमें हाइब्रिड वायलेट देखने को मिलेंगे, कुछ फ्लावर प्योर वाइट देखने को मिलेंगे। हाइब्रिड वायलेट भी देखने को मिलते हैं, प्योर वाइट भी देखने को मिलते हैं। हाफ ऑफ द फ्लावर्स आर वायलेट, हाफ ऑफ द फ्लावर्स आर वाइट, ठीक है। अब बाकी हेट्रोजाइगस हो गए ना, नो फ्लावर इज हेट्रोजाइगस। तो ये क्या होगा, डोमिनेंट फिनोटाइप, होमोजाइगस रिसेसिव, ये सब क्रॉस करेंगे और क्या बनाएंगे, वायलेट और वाइट, ठीक है, इस तरह के फ्लावर। तो इससे ये क्लियर हो जाता है कि हमने जो फ्लावर लिया था वो हाइब्रिड था ना, क्योंकि हाइब्रिड और रिसेसिव की जब भी हम लोग क्रॉस कराते हैं तो हमें 50-50% का देखने को मिलता है रिजल्ट। ये आपको रिजल्ट याद रखना है कि इसी को हम लोग तो टेस्ट क्रॉस बोलते हैं। अब बताया था ऊपर, टेस्ट क्रॉस में हमें 50-50% रिजल्ट देखने को मिलता है। 50% डोमिनेंट होते हैं, 50% रिसेसिव होते हैं। जो डोमिनेंट होते हैं वो हाइब्रिड होते हैं और जो रिसेसिव होते हैं वो प्योर रिसेसिव होते हैं, ठीक है। तो ये वाइट वाले प्योर थे, स्मॉल डब्ल्यू है ना, और वायलेट वाले जितने भी है, डोमिनेंट वाले जितने भी हैं, ये कैपिटल भी है, स्मॉल कैपिटल स्मॉल, तो दोनों तरह के हैं, ठीक। जो भी आपकी क्वेरी या डाउट आप यहाँ पे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो कमेंट में यस जरूर लिखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ना। नेक्स्ट अब हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे तो इस तरह से प्रिंसिपल ऑफ लॉ ऑफ इनहेरिटेंस हमें देखने को मिलते हैं। लॉ फर्स्ट लॉ था लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, लॉ ऑफ डोमिनेंस, और सेकंड लॉ था लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। हालांकि सेकंड लॉ को भी हम लोग लॉ ऑफ फर्स्ट लॉ मानते हैं। तो लॉ ऑफ डोमिनेंस अगर हम लोग बात करें थ्योरेटिकली, ठीक है, लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या है, ये तो हमने समझ लिया कि इसमें डोमिनेंट कैरेक्टर्स होता है, लेकिन ये है क्या, इस बार इसको पढ़े तो कैरेक्टर्स, ये इनका कंट्रोल क्या होता है, फैक्टर से होता है। मेंडल ने इसको फैक्टर कहा क्योंकि उस टाइम पे जीन की डिस्कवरी तो ही नहीं थी, तो मेंडल ने क्या कहा, फैक्टर कहा ना। तो लॉ ऑफ डोमिनेंस जो है ना, ये डिस्क्रीट चैप्टर में एक चीज़, हाँ, देखना पड़ता है ना, जैसे किसी कोई अगर कमेंट कर रहा हो, कुछ पूछ रहा हो ना, तो उसका रिप्लाई करना पड़ता है। तो कैरेक्टर्स जो होते हैं ये डिस्क्रीट यूनिट फैक्टर से, ठीक, कंट्रोल होते हैं। फैक्टर्स पेयर्स में होते हैं, ठीक है, फैक्टर जोड़ी में होते हैं, पेयर में होते हैं। और डिसिमिलर पेयर जो होता है फैक्टर्स का, ठीक है, डोमिनेट्स द अदर रिसेसिव ना। तो डिसिमिलर जो होता है पेयर, वो क्या करता है, डोमिनेट करता है अदर रिसेसिव को। तो इसमें डोमिनेट वाला जो होगा रिसेसिव को क्या करेगा, सप्रेस करेगा उसको एक तरह से, और डोमिनेट वाला शो होगा, रिसेसिव वाला शो नहीं होगा, ठीक। तो डोमिनेट वाला एक्सप्रेशन करता है। लॉ ऑफ डोमिनेंस में बस यही बताया गया कि कैरेक्टर्स को कंट्रोल कौन करते हैं, फैक्टर्स करते हैं, और फैक्टर्स जो होते हैं पेयर में होते हैं। बताया था कि फैक्टर पेयर्स में किस तरह से होंगे, कैपिटल टी जैसे टॉल के लिए हम लोग देख रहे थे, या डॉफ के लिए स्मॉल टी देख रहे थे, किस तरह पेयर में फैक्टर्स होते हैं। और अगर अलग अलग फैक्टर्स हैं, मान लो कैपिटल टी स्मॉल टी है, ठीक है, तो इसमें से कैपिटल टी वाला डोमिनेट कर जाता है, ठीक है, यानी प्लांट हमें टॉल देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये चीज़ इन्होंने बताई।
फिर इसके बाद इन्होंने बताया कि ये मोनो हाइब्रिड क्रॉस पे बेस्ड होता है लॉ ऑफ डोमिनेंस, और इसमें हमें F1 F2 जनरेशन जो होती है तो उसमें F1 में तो 1:1 का रेशियो रहता है, F2 में 3:1, और जीनोटाइप रेशियो होता है 1:2:1, है ना। जीनोटाइप क्या आता है 1:1 आता है, और फिनोटाइप 3:1 आता है। तो ये आपको याद रखना है लॉ ऑफ डोमिनेंस। अब ये कितना क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन की। ये सब पहले एक्सप्लेन कर चुके हैं, अब बस इसको थ्योरेटिकल हम लोग कवर कर रहे हैं, ठीक। लॉ ऑफ डोमिनेंस, इसके बाद लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट क्या इनकम्प्लीट डोमिनेंस है। इनकम्प्लीट तो ये हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में अपने कवर करेंगे। आज हम लोग लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का कंप्लीट करते हैं। तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या है देख लेते हैं इसको एक बार। ये लॉ जो होता है क्या बताता है, एलिस डू नॉट शो एनी ब्लेंडिंग ना, दैट द बोथ कैरेक्टर्स आर रिकवर्ड ना। मतलब जैसे ये कैपिटल टी स्मॉल टी है, हाइब्रिड बना, तो हाइब्रिड बना तो इसके गैमेट अगर बनेंगे तो कैसे बनेंगे, इसके गैमेट कैपिटल टी वाले अलग बनेंगे, स्मॉल टी वाले अलग, यानी फिर से एलील अलग अलग हो गए ना। तो किसी तरह की मिक्सिंग तो नहीं हुई, हालांकि वो प्लांट हमें टॉल देखने को मिल रहा है, लेकिन अगर फिर से हम उसके प्रोजेनी वगैरह बनाएंगे हाइब्रिड के, तो फिर से उसके कुछ प्रोजेनी जो है स्मॉल भी बनेंगे, डॉर्फ भी बनेंगे, ठीक है। तो कैरेक्टर जो है वो कभी ख़त्म नहीं होगा डॉर्फनेस का ना। तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन ये कहता है कि भाई ये जितने भी मेंडल के लॉ है ना, या जो भी प्री प्लांट के हम लोग जनरेशन बना रहे हैं, हाइब्रिडाइजेशन वगैरह कर रहे हैं, तो इससे कोई कैरेक्टर ख़त्म नहीं होता पॉपुलेशन में ना, हमेशा वो कैरेक्टर रहता है। तो इस तरह से पॉपुलेशन में कैरेक्टर के जो है रिटेन रहने की प्रॉपर्टी भी शो कर रहा है, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है ना। हो सकता है क्वेश्चन इस पर बन जाए कि कौन सा जो लॉ है ये बताता है कि कैरेक्टर में जो है पॉपुलेशन जो है पॉपुलेशन में कैरेक्टर जो है रिटेन रहते हैं। तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, क्योंकि इसमें क्या है एलियस ब्लेंडिंग नहीं शो करते, जिसकी वजह से वो चीज़ वापस रिकवर हो जाती है जब उसके एलील बन रहा है। तो ये लॉ ऑफ सेग्रीगेशन बेसिकली गैमेट के फॉर्मेशन के टाइम पे लगता है, ठीक है। गैमेट का जब फॉर्मेशन होगा, चाहे हाइब्रिड गैमेट बनेंगे, चाहे टॉल या डॉफ प्लांटिंग गैमेट बनेंगे, तो इसमें अलग अलग एलील अलग अलग गैमेट में जाएगा, ठीक। और इसमें से क्या होगा, एक फैक्टर सिर्फ गैमेट में, एक गैमेट में एक फैक्टर आता है ना, अलग अलग गैमेट बन रहा है उसमें एक एक फैक्टर आएगा। और अगर जितने भी गैमेट्स हैं वो सिमिलर हैं तो होमोजाइगस कंडीशन बनेगी, और अगर गैमेट्स अलग अलग है तो हेट्रोजाइगस कंडीशन बनेगी। ये भी आपको याद रखना है कि अगर गैमेट सिमिलर है तो होमोजाइगस कंडीशन होगी, और गैमेट अलग अलग है तो हेट्रोजाइगस कंडीशन होगी, ठीक। और ये इक्वल प्रोपोर्शन में देखने को मिलते हैं एलील। तो ये हमने लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और लॉ ऑफ डेमिनेशन कवर कर लिया आज के पूरे लेक्चर में। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के बारे में पढ़ेंगे। और आपने अगर अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिए, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग को वीडियो शेयर कीजिए, जिससे जो लोग भी हमारे साथ लाइव नहीं जुड़ पाते हैं वो भी हमारे साथ लाइव कनेक्ट हो पाएँ। डेली हम लोग क्लास होती है, ठीक है, डेली हम लोग की जो क्लास होती है तो ये डे टाइम में 10 o'clock के पास, और नाइट के टाइम में, नाइट टाइम में 8 o'clock के आसपास हम लोग क्लास करते हैं। तो इस टाइम पे आप लोग लाइव आ जाइए कीजिए, और रेगुलर बेसिस पे क्लास को अटेंड कीजिए। जो भी आपकी क्वेरी या डाउट रहता है आप यहाँ पे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में।